तो एक हमने मिनी प्रोजेक्ट देखा है यहाँ पर ये। तो एक हमने ये मिनी प्रोजेक्ट देखा है ट्रेवल प्लान एपीआई, जहाँ पर जो है हमने यहाँ पर ये एपीआई क्रिएट किए यहाँ पर ये। और इस पर्टिकुलरली एपीआई के अंदर जो है हमने यहाँ पर एम्बेडेड डेटाबेस, एम्बेडेड सर्वर, थोड़ा एडब्ल्यूएस का डिप्लॉयमेंट जो कि डायरेक्टली करते हैं अभी ये। फिर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, कोडिंग स्टैंडर्ड, डीबगिंग स्किल, किस तरीके से हम लोग डीबग करते हैं कोड को यहाँ पर ये। लोम्बो डाला उसमें, स्वेगर, पोस्टमैन और सम काइंड ऑफ यहाँ पर डेटाबेस डिजाइन किया जो कि एपीआई बेस्ड है यहाँ पर ये। फिर अभी का जो हमारा जो है वो प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो है हमारा ऑनलाइन बैंकिंग। तो ये ऑनलाइन बैंकिंग का जो एपीआई है उसके अंदर जितना हमको ये इतने कॉन्सेप्ट है जो हमने ट्रेवल प्लान में कवर किए हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो है वो हम लोग आगे का यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसके साथ में यहाँ पर। तो जहाँ पर अभी हमने कुछ जो कॉमन पहले क्रिएट किया है वो तो क्रिएट किया ही हुआ है यहाँ पर है। अभी हम लोग थीमलेस इंटीग्रेशन किया है, अभी हमने सिक्योरिटी पार्ट है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर। ये तो अभी जो सिक्योरिटी है वो जस्ट हमारे स्प्रिंग की सिक्योरिटी है जो कि वेब प्रोजेक्ट के लिए है। वो जो भी हमने यूज़ किया है वो वेब के लिए है। एपीआई लेवल पे हमको JWT टोकन यूज़ करने पड़ते हैं, या फिर और थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन टूल होते हैं हमारे पास में उसको यूज़ करना पड़ते हैं, लाइक की क्लॉक और ऑक्टा। और अलग अलग अप्रोचेस है हमारे पास में, वो ऑथ टू की अप्रोचेस है काफ़ी सारे। यहाँ पर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक पूरा के पूरा स्प्रिंग बूट के अंदर मॉड्यूल ही है। जिसको इंट्रीगेट करना है उसको इंट्रीगेट करो। तो अभी तो हमारा जो है वो सिंपल वाला सिक्योरिटी है, बाद में हमको JWT टोकन लगाना है। फिर इसी एप्लीकेशन को हम भी डॉकराइज करेंगे हम ये, तो तुमको डॉकर समझ में आएगा। तो क्योंकि हमको ये माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन के अंदर हमको डॉकर ही यूज़ करना पड़ता है यहाँ पर ये। तो ये अपने आप में एक पर्टिकुलरली टॉपिक है ये। फिर एक्सटर्नल सर्वर यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग, एम्बेडेड सर्वर यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर ये। जेनकिन डिप्लॉयमेंट अभी हम देख ही रहे हैं, JUnit लगाएंगे उसके अंदर, ये सोनार क्यूब लगाएंगे और ये लॉगिंग वगैरह यूज़ करेंगे। फिर इसके वेब प्रोजेक्ट भी और एपीआई प्रोजेक्ट भी हमारा ये पैरेलल में चलेगा यहाँ पर ये। और AWS की कुछ सर्विसेज जो है, तो अभी हम जो जेनकिन का जो जॉब क्रिएट कर रहे हैं जेनकिन पे, तो अभी मैंने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया है, तो जस्ट फॉर बिगिनर, ताकि जेनकिन को खुद के सिस्टम पे चला सको। बट हमको उसको AWS से क्लाउड पे करना है, क्योंकि रियल टाइम एप्लीकेशन जो होते हैं उनका बिल्ड जो होता है उसके लिए एक अलग से मशीन लगती है, वो पूरा डेवऑप्स का प्रोसेस है वो पूरा पूरा। बट एज ए डेवलपर हमको जेनकिन का नॉलेज चाहिए होता है, एटलीस्ट जॉब रन करते हैं आना चाहिए, सो दैट हम जो है, क्योंकि हम एज ए एक्सपीरियंस के साथ में हमें जो होता है हमारे डेवलपमेंट एनवायरनमेंट और क्यूए एनवायरनमेंट के अंदर उसका बिल्ड बनाने का हमको एक्सेस मिलता है हमको ये। तो हमको जेनकिन का जॉब समझ में आना चाहिए और कैसे क्रिएट करते हैं। तो जेनकिन पे हम लोग देख ही रहे। तो ये हमारा पैरेलली चलता रहेगा डिफरेंट डिफरेंट टाइम में। अभी हम जो प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा जो रहेगा वो मेजर प्रोजेक्ट की कैटेगरी में रहेगा ये। तो हमारे जो मिनी प्रोजेक्ट है वहाँ पर हम लोग मोस्टली फोकस होते हैं यहाँ पर टेक्निकली, कि हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड क्या है, किस तरीके से हम लोग वर्क करते हैं, किस तरीके से कोड करते हैं। लेकिन मेजर प्रोजेक्ट में हम पूरा एज ए इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव यहाँ पर देखेंगे ये, कि मेजर प्रोजेक्ट के अंदर हमें यहाँ पर जो है वो एज ए इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव क्या क्या होता है ये। तो अ, यहाँ पर बेसिकली मेजर प्रोजेक्ट में किस तरीके से हमें रिक्वायरमेंट जो होता है वो गेदर होता है एज ए क्लाइंट से, और उसके बाद में उसका प्लानिंग होता है, उसके ऊपर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं, फिर वो टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो।
और किस तरीके से हमको काम असाइन होता है यहाँ पर, तो हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो हमारा रहेगा यहाँ पर जो प्रोजेक्ट, वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बेस्ड रहेगा वो। तो एज ए डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट पे काम करेंगे वो तो सिमिलर ही करेंगे, बट हम उसमें माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर फॉलो करेंगे। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर फॉलो करोगे तो माइक्रो सर्विसेज जो है वो एक तरीके का इकोसिस्टम है ये। तो उस इकोसिस्टम के अंदर हमको प्रोजेक्ट बिल्ड करना पड़ता है, बिकॉज एज ए मोनोलिथिक एप्लीकेशन क्या होते हैं कि हम लोग काफ़ी सारे जो हैं वो मॉड्यूल्स होते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। तुम मोनोलिथिक प्रोजेक्ट के अंदर मॉड्यूल्स पे काम करोगे, जैसे कि हम लोग अभी ऑनलाइन बैंकिंग पे भी काम करेंगे यहाँ पर। ये तो जिस इसके अंदर सारी की सारी फंक्शनैलिटी हम लोग ऐड करते चले जाएंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ तुम्हारे क्या होंगे, कंट्रोलर्स बढ़ेंगे यहाँ पर। ये नंबर ऑफ यहाँ पर जो रिपोजिटरी के लेयर पे, यहाँ पर नंबर ऑफ जो है रिपोजिटरी यहाँ पर बढ़ेगी, यहाँ पर नंबर ऑफ सर्विसेज क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और प्रोजेक्ट जो है वो इसी एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते चले जाओगे तो इसके अंदर जो है वो बढ़ता चले जाएगा यहाँ पर। ये तो एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर तुम यहाँ पर बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी कंट्रोलर को बढ़ाओ यहाँ पर, ये मोनोलिथिक में। फिर दूसरा तरीका ये है कि हम लोग मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट क्रिएट करें। मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट तो क्या होते हैं, मेवन के अंदर जो है वो मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट जो है वो हम लोग क्रिएट करते हैं। तो क्या करते हैं, मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट जहाँ पर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास में प्रोजेक्ट है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट के मॉड्यूल है वो हम लोग सेपरेटली क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को सेपरेटली क्रिएट करते हैं। तो लेकिन जब उनका बिल्ड बनता है तो वो एक ही बार में बनता है। ऐसे प्रोजेक्ट को हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट। तो मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट तो सेपरेटली बनेंगे वर्क स्पेस में, लेकिन उसके अंदर क्या होगा कि जो हमारे पास में जो उसका बिल्ड है वो कॉमनली बनेगा यहाँ पर। तो एक अप्रोच ये भी है हमारे पास में। तो इसके अंदर जो है वो अलग अलग हमको क्या करना है कि मॉड्यूल के फॉर्म में जो है हमको क्या करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पर। ये तो एक मॉड्यूल जो रहेगा हमारा वो अलग हो सकता है, दूसरा अलग हो सकता है, तीसरा अलग हो सकता है। ये तीनों का प्रोजेक्ट का फॉर्म भी अलग रहेगा, लेकिन ये क्या रहेंगे, इनके टॉप पर एक पेरेंट प्रोजेक्ट रहेगा। तो वो हम लोग क्या करते हैं कि फाइनली जो बिल्डर बनाएंगे वो इसका बिल्डर बनाएंगे यहाँ पर। ये जो हमारा पेरेंट है, ये तो पेरेंट के चाइल्ड का जो है वो ऑटोमेटिकली बिल्डर बनेगा और वो पेरेंट के अंदर अवेलेबल रहेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट। ये तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन के केस में हम लोग मल्टी मॉड्यूल अप्रोच करते हैं। जस्ट डिफरेंस ये आता है कि तुमको मेवन का मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करना है। तो मेवन का जो है हमको ये मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है यहाँ पर। ये तो उसमें कुछ रहता नहीं है क्रिएट करने के लिए, जस्ट हमारा जो फॉर्म के अंदर है हमको एक ये पेरेंट जो है वो टैग जो है वो यूज़ करना है स्प्रिंग बूट में, जैसा कि हम लोग यूज़ करते हैं। ये स्प्रिंग बूट के अंदर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, इसका पॉम डॉट एक्सएमएल देखोगा यहाँ पर आके, तो इसके अंदर जो है ये एज ए एक यहाँ पर पेरेंट डाला हुआ है यहाँ पर। ये तो उसके अंदर तुमको जो है वो इस तरीके से जो वो टैग जो होता है वो यूज़ करना है यहाँ पर। ये तो इसके ऊपर पेरेंट डिस्प्ले डाला हुआ है क्योंकि इसका ये पेरेंट है यहाँ पर। ही तो उसी के अंदर क्या है कि हमको हमारे जो पर्टिकुलरली मॉड्यूल है, अलग अलग मॉड्यूल हम लोग यूज़ करते हैं, उनका क्या होता है, एक पेरेंट मॉड्यूल होता है यहाँ पर। ही तो हम अलग अलग प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि उसके अंदर हम लोग पेरेंट डालते हैं यहाँ पर कि ये
इस पर्टिकुलरली जो एक प्रोजेक्ट जो कि हमारा पेरेंट प्रोजेक्ट रहता है, अब उसके अंदर हम लोग जो है वो एज ए उसको पैकेजिंग को हम लोग फॉर्म रखते हैं यहाँ पर ये। तो ये तुम्हारा रूट प्रोजेक्ट रहेगा जिसके अंदर ऐसा ग्रुप आईडी रहेगा, और ये तुम्हारा उसके अंदर पैकेजिंग तुम्हारा फॉर्म में रहेगा, और इसके अंदर जो हर प्रोजेक्ट जो दिख रहा है यहाँ पर, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे प्रोजेक्ट को अलग अलग क्रिएट करते हैं और उसका यहाँ पर मॉड्यूल नाम देते हैं यहाँ पर, और उसके अंदर जो है हम लोग पेरेंट टैग डालते हैं। पेरेंट टैग मतलब ये वाले प्रोजेक्ट का जो है वो टैग डालते हैं यहाँ पर ये। तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट। तो एक तरीका है ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं। अब वो या तो मल्टीपल कंट्रोलर बनाओ, या फिर मल्टीपल मॉड्यूल क्रिएट कर लो अलग अलग ही। तो ये तरीके से भी हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। बट होता ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट तो रहेंगे यहाँ पर, ये मेवन का मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट रहेगा, लेकिन जब उसका बिल्ड बनाएंगे तो सबसे पहले वो क्या करता है, जितने भी उसके चाइल्ड प्रोजेक्ट है पहले उसका बिल्ड क्रिएट करता है लाइन से। फिर वो क्रिएट करने के बाद में फाइनली वो जो मेन बिल्ड जो रहता है उसको क्रिएट करता है। तो सारे के सारे मॉड्यूल का हमारे पास में क्या होता है, जार फाइल रहता है, और मेन प्रोजेक्ट के अंदर वो एज ए लाइब्रेरी में ऐड हो जाता है वो। और मेन प्रोजेक्ट का वॉर फाइल बनता है जो कि हमारे वेब सर्वर से, जो वेब सर्वर के ऊपर डिप्लॉयमेंट होता है ये। तो ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं लार्ज स्केल पे यहाँ पर। तो एक तरीका तो ये है। तो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए सारे के सारे प्रोजेक्ट हमारे पास में वर्क स्पेस में होना चाहिए। इवन हम लोग किसी अदर मॉडल पे काम नहीं भी कर रहे हैं तब भी वो हमको वर्क स्पेस में चाहिए यहाँ पर ये। तो एज ए डेवलपर सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो वर्क स्पेस में हमें चाहिए होते हैं यहाँ पर ये। तो या तो मल्टीपल कंट्रोलर क्रिएट करो हर मॉड्यूल के लिए, या फिर मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट का यूज़ कर लो यहाँ पर ये। तो ये सब मोनोलिथिक के अंदर जो है वो स्टैक होता चला जाता है। यहाँ पर बहुत सारा कोड बेस रहता है हमारे पास में, बहुत सारा हमारे पास में कोड रहेगा यहाँ पर ये। हम अलग अलग मॉड्यूल का, अब तुम किसी मॉड्यूल पे अपना काम करोगे तो तुमको पहली बात तो सारा की सारा जो कोड है उसको पूल करना पड़ेगा। तो जिस पे काम नहीं भी है वो सब पूल करना है, लोकली एनवायरनमेंट में चलाना भी है। फिर डीबग करोगे तो डीबग जो है वो काफ़ी सारे कोड में से तुमको तुम्हारा इशू फाइंड आउट करना है यहाँ पर ये। तो ये सब जो है वो मोनोलिथिक के चैलेंजेस है। फिर जब तुम इसका बिल्ड बनाओगे सर्वर पर डिप्लॉय करने के लिए, फिर जेनकिन का यूज़ करके हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो बार बार बिल्ड होने में भी टाइम लगेगा ही। क्योंकि वो सारी की सारी फाइलें जो रहेगी वो पूल होगी जेनकिन के थ्रू। और उसके बाद में क्या होगी वो आ, वहाँ पर कंपाइल होगी। फिर उसका बिल्ड बनेगा, यूनिट टेस्ट कैसे चलेंगे, तो बिल्ड का प्रोसेस भी बहुत लंबा चले जाएगा यहाँ पर ही। तो ये अप्रोच के अंदर जो है वो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। और उसके अंदर जो है वो ऑटो स्केलिंग करना यहाँ पर, और लोड बैलेंसिंग करना वहाँ पर ये। तो वो भी, उसमें भी टाइम लगता है क्योंकि एक डिप्लॉयमेंट वो अलग अलग मशीनों पे चलेगा जब मल्टीपल यूजर उसको हिट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में मोनोलिथिक के क्या होते हैं, ये एक तरीके से ये जो है ये ड्रॉबैक होते हैं हमारे पास में ये। तो अब हम अभी कर रहे हैं मेजर प्रोजेक्ट जो कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पर है। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले हमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग किस तरीके से हमारे पास में क्या होता है। रिक्वायरमेंट जो है वो गैदर होता है हमारे पास में, जो कि जो है वो क्लाइंट से आता है यहाँ पर ये। तो क्लाइंट से हमको यहाँ पर क्या करना है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में पर्सन होते हैं वो एज ए इंडस्ट्री के अंदर जो होते हैं बिजनेस एनालिस्ट होते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो हमको वो बिजनेस एनालिस्ट जो है वो क्या करेंगे, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट को गैदर करेंगे। तो पहली बात तो डिपेंड करता है ये इंडस्ट्री कौन सा टाइप की है। तो जैसे मैंने पहले बताया है कि प्रोडक्ट बेस्ड होती है, सर्विस बेस्ड होती है, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर जो है, या फिर थर्ड पार्टी बोलते हैं जिसको हम लोग, या फिर एज ए स्टार्टअप। तो तीन कैटेगरी में कंपनी है। प्रोडक्ट बेस्ड रहेगी तो उनका खुद का प्रोडक्ट रहता है,
जो कि मार्केट की प्रॉब्लम देख के क्रिएट करते हैं, जैसे कि एमएस ऑफिस है, तो ये खुद का प्रोडक्ट है यहाँ पर, ये ओरेकल के प्रोडक्ट है, खुद के प्रोडक्ट हैं ये। तो जो कि मार्केट की प्रॉब्लम को देख के वो प्रोजेक्ट क्रिएट होते हैं, वो जिसको कि एंड यूजर यूज करता है। फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो होती है, जो कि रियल टाइम एप्लीकेशन भी क्रिएट करती है, जैसे ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो। तो ये भी प्रोडक्ट ही है एक तरीके से। तो यो क्या कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन जो क्या कर रहे हैं कि एक तरीके से जो है हमको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को ये। तो यहाँ पर वो ऑनलाइन फूड, ऑनलाइन कैब, ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन होटल बुकिंग, ये सब हमको क्या मिल रहा है वहाँ पर, ये वो एप्लीकेशन के थ्रू हमको मिल रहा है। तो प्रोडक्ट भी होते हैं और एप्लीकेशन भी होती है, जो कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बनाती है एज पर मार्केट प्रॉब्लम। तो ये तो हमारे पास में ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का काम है। तो एक हमारे पास में क्या हो गई, हमारी ये प्रोडक्ट बेस्ड हो गई हमारे पास में ये, जो कि तुम्हारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो है वो मार्केट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके वो क्या करते हैं कि एक तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो ये भी कौन समझेगा मार्केट की प्रॉब्लम को, ये हमारा जो बिजनेस एनालिस्ट है, तो मोस्टली ये लोग जो होते हैं वो एमबीए वाले रहते हैं ये। तो एज ए बिजनेस जो है वो चीज़ों को थिंक करते हैं, वो तो इंडस्ट्री में का होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, एमबीए वालों का जॉब यही रहता है ये। तो वो मार्केट की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और काफ़ी सारे एरिया में काम करते हैं। अब एमबीए में भी काफ़ी सारी स्ट्रीम होती है, फाइनेंस की है, एचआर की है, बिजनेस एनालिस्ट की है। ऐसे बिजनेस पर्सन वो एमबीए में सब सोचते हैं यहाँ पर ये। तो वो क्या करता है, मार्केट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। वो तो प्रोडक्ट बेस है तो खुद के प्रोडक्ट क्रिएट करेगी। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं उनके खुद के क्या होंगे, सेपरेट प्रोडक्ट होंगे, जैसे कि तुम्हारा ये एमएस ऑफिस। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो कंपनी है एमएस ऑफिस, तो कंपनी क्या है हमारी ये, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये क्या है, ह्यूज प्रोडक्ट बेस इंडस्ट्री है ये। तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं इसके, और कमर्शियली, और हम भी उसको यूज़ करते हैं पायरेटेड। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी एमएस ऑफिस का है, तो ये प्रोडक्ट बेसिक कैटेगरी में आएगा ये। फिर ये हमारे पास में है ये ओरेकल। तो ओरेकल की कंपनी, जिसके काफ़ी सारे डेटाबेस है, सर्वर है, बहुत सारे इनके क्या है जो है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो हम लोग एज ए डीबी माने यहाँ पर ये, तो ये ओरेकल ऑर्गेनाइजेशन का ही है। फिर गूगल। तो गूगल का भी जो है ये वो प्रोडक्ट है यहाँ पर ये, जीमेल। तो ये जो कि क्या है, अब हमारे पास में जो बेसिकली जो है ये इनके ये प्रोडक्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का भी प्रोडक्ट है आउटलुक, उनका भी मेलिंग सिस्टम है ये, गूगल का भी है। तो सबके के अपने अपने प्रोडक्ट है। तो ये सब प्रोडक्ट बेसिक कैटेगरी में आते हैं ये, जो कि मार्केट के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, जिसको कि कस्टमर जो है यूज़ करते हैं, कस्टमर भी यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करती है। तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट ही है ये। फिर तुम्हारे पास में ये कंपनी है ये जोमेटो। तो जोमेटो का खुद का एप्लीकेशन है यहाँ पर ये, अब जोमेटो कंपनी का ये है यहाँ पर ये, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं ये। तो जोमेटो, स्विगी, या तुम्हारे पास में है ओला, उबर। तो ये क्या है हमारे पास में, ये प्रोडक्ट बेसिक कैटेगरी में जो कि प्रोडक्ट पे काम करते हैं, ऐसी कंपनी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट बेस। तो यहाँ पर मार्केट की प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली करेंगे, ये प्रोडक्ट बनाते हैं यहाँ पर ये। अब ये क्या है कि टेक जाइंट कंपनीज है ये, जो कि ऑलरेडी स्टेबल है,
काफ़ी समय पहले इनने कुछ प्रोडक्ट बना लिए हैं। और उनका इंडस्ट्री में क्या हो गया है कि धीरे धीरे करके उनने पहले काफ़ी प्रोडक्ट बनाए, जिससे कि ये वो वेल स्टेब्लिश क्या हो गई है, वो इंडस्ट्री हो गई है यहाँ पर ये। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट बेस की कैटेगरी में यहाँ पर आएंगे ये। बट प्रोडक्ट बेस के पहले वो किसी ना किसी तरीके के स्टार्टअप रहे हैं, या कहीं ना कहीं से उनने आइडिया, बिजनेस आइडिया को लेके जो है वो काम किया है ये। तो वो उसके बाद में उनका जो प्रोडक्ट है वो यूज हुआ मार्केट में। जैसे कि ओला है, तीन बत्ती, ये पहले एक एक कमरे में बने हुए हैं यहाँ पर, ये धीरे धीरे करके लोगों ने उसको यूज़ किया तो उनके पास में रेवेन्यू आया। फिर उनको बड़ी बड़ी कंपनी ने टेक ओवर कर लिया और वो स्टेबल हो गए, उनके पास में फंड आया उनके पास में। तो वो यूज़ होने लगा, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बन गए हैं वो। फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं कि अपने पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को वो अलग अलग जगह पे एनहांस करते हैं ये, अलग अलग चीज़ें डालते हैं उसके अंदर। जैसे कि अब ये फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है। अब फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन का जो प्लेटफॉर्म था, ये पहले ऑनलाइन सेलिंग का था यहाँ पर ये। अब इनने बाद में इसमें ये फ्लाइट बुकिंग डाल दी यहाँ पर ये। तब फ्लिपकार्ट का फ्लाइट बुकिंग से क्या लेना देना यहाँ पर, ये तो इनने क्या करा, अपने बिजनेस को यहाँ पर क्या करा, एनहांस करा। तो इनकी क्या रहती है कि बिजनेस टीम है जो कि यहाँ पर मार्केट को अंडरस्टैंड करती है, और फिर उनके लिए क्या करती है, उनके प्रोडक्ट में उसको वो ऐड करती है वहाँ पर ये। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का अप्रोच रहता है प्रोडक्ट बनाने का, वो कस्टमाइजेबल फॉर्म में प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं। कस्टमाइजेबल फॉर्म में मतलब कि उसमें बाद में वो नए फीचर को वो ऐड कर सकते हैं, नए बिजनेस को वो उनके प्रोडक्ट में फिट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड थिंकिंग बिल्कुल अलग है यहाँ पर ये। तो अब ये इसका ये यहाँ पर ये बिजनेस है। अभी हम लोग यदि अमेजोन की बात करें, तो अमेजोन वेब सर्विस, जो अमेजोन सर्विस जो है वो तो उनका एक अलग से प्रोडक्ट है, क्लाउड बेसिस है। बाकी जो अमेजोन जो है ये, जो कि उनका शॉपिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है यहाँ पर ये। तो ये यहाँ पर क्या करता है, ये एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर जो तुम्हारा सारे के सारे जो पर्टिकुलरली जो शॉपकीपर है, जो दुकान वाले जो लोग हैं, जो ये क्या कर सकते हैं कि अपने यहाँ पर पर्टिकुलरली उनके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो वो क्या करेंगे, ऑन बोर्डिंग करेंगे, और एंड यूज़र जो कस्टमर क्या करेगा, उसको यहाँ पर परचेस कर सकता है यहाँ पर ये। तो उनको ऑनबोर्ड करना है, और जिससे कि करेगा यूज़र क्या करेगा, उसको परचेस कर सकता है यहाँ पर ये। तो उनका ये प्रोडक्ट है यहाँ पर ये। अब इसके अंदर वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो यहाँ पर जो है वो ने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ पर ये। अब कोई सा भी प्रोडक्ट हो, जब उसमें ऑनबोर्ड होते हैं और ऑनबोर्ड होने के बाद में हम चीज़ें परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद में हम लोग पेमेंट करते हैं उसका, फिर हम वो पेमेंट गेटवे के थ्रू हम उसमें क्या करते हैं, जो भी अमाउंट है हमारा डिटेक्ट होता है। तो पेमेंट गेटवे की अपनी एक बहुत सारी क्या है, इंडस्ट्री है यहाँ पर ये। तो वो भी उनका भी क्या है कि अपना जो है वो प्रोडक्ट बना हुआ है यहाँ पर। तो जैसे कि ये पेपल है, उनका क्या है कि अपना जो है वो प्रोडक्ट है वहाँ पर ये। फिर जो भी हमारे गेटवे रहते हैं यहाँ पर ये गूगल पे, तो ये क्या है, गूगल का प्रोडक्ट है हमारे पास में ये। तो ये सब क्या है, प्रोडक्ट है, ये सब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का काम है, जो कि खुद ही वो उसके ऑनर रहते हैं उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट के। ये सब प्रोडक्ट कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर ये। अब इसके अलावा जो है वो ये और भी इंडस्ट्री है यहाँ पर जो कि क्या करती है, सेल्फ खुद के प्रोडक्ट को क्रिएट करती है। तो किसी का क्या रहेगा, कुछ टूल्स रहेंगे यहाँ पर, तो ये MS ऑफिस, ओरेकल, ये टूल्स है यहाँ पर ये। किसी का कुछ कोई सा एप्लीकेशन होगा यहाँ पर ये। तो किसी का यहाँ पर जो है वो एज ए गेटवे है ये। अब ये गेटवे का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, बैंकिंग के में हम लोग बैंकिंग के ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो जो बैंकिंग है, तो हमारे पास में काफ़ी सारी बैंक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये एच डी एफ सी, एक्सिस, SBI, ये सब बैंक है ये। तो ये जो बैंक है, तो बैंक का भी जो
जो सिस्टम है पूरा के पूरा वो भी सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, तो बैंकिंग के एप्लीकेशन जो होंगे वो भी अपने आप में बैंकिंग के क्या होंगे, वो प्रोडक्ट ही होंगे बैंकिंग के वो। तो वो क्या कर रहे हैं, उस बैंक के सिस्टम को चला रहे हैं यहाँ से ये। तो यहाँ पर ये सब क्या होते हैं, प्रोडक्ट बेस के अंदर ही आएंगे यहाँ पर। उसके अंदर तुम्हारी बैंक का भी हो सकती है, क्योंकि बैंक खुद के एप्लीकेशन को यूज़ कर रही है यहाँ पर ये। फिर तुम्हारे पास में ये जहाँ से ये जो हमारा जो है मनी क्या हो रहा है वहाँ पर, ये ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर, ये गेटवे है ये बीच के ये। तो कोई सा भी जो एप्लीकेशन है वो ट्रस्टेबल नहीं रहता है, डायरेक्टली बैंक से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं करता है। तो हमको ऑलवेज क्या करना पड़ता है, उसमें पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना पड़ता है ये। तो हम क्या करते हैं कि बीच में किसी भी टाइप के बिजनेस में जब भी हम लोग उसके अंदर पेमेंट मॉड्यूल को इंटीग्रेट करते हैं, तो हमें बीच में जो है वो एक यहाँ पर गेटवे है उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, सो दैट वी कैन परफॉर्म द ट्रांजेक्शन। तभी हम क्या कर पाएंगे, ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे। अब ये सब अपने आप में प्रोडक्ट है। और एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ अलग अलग प्रोजेक्ट में काम करता है। जस्ट ऐसा नहीं है कि हमने हमारा एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया है तो हमारा काम हो गया, हमें उसके अंदर पेमेंट करवाने के लिए गेटवे इंटीग्रेट करना है, तो फिर वो गेटवे से हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा और हमको परचेस करना पड़ेगा यहाँ पर ये। उसके अंदर हम लोग और जो भी ऑप्शन डाल रहे हैं अमाउंट के, तो उससे रिलेटेड क्या ये गेटवे कंपनी इंटरेक्ट करेगी। तो सारी जो इंडस्ट्री होती है, प्रोडक्ट होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं यहाँ पर ये। और ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं बिजनेस ग्रो अप के लिए। फॉर एग्जांपल के लिए कि तुम यहाँ पर कोई शॉपिंग कर रहे हो, तो ये प्रमोट करेंगे कि तुम क्रेडिट क्रेडिट कार्ड ले लो यहाँ पर ये किसी भी बैंक का। तो तुमको इतने परसेंट का क्या रहेगा, ऑफ रहेगा तुम्हारे लिए। क्रेडिट वैल्यू जो रहेगी वो तुमको मिलेगी यहाँ पर, क्रेडिट स्कोर मिलेगा यहाँ पर ये। तो ये इसको प्रमोट कर रहा है यहाँ पर ये कि तुम बैंकिंग के क्रेडिट कार्ड लो यहाँ पर ये। फिर यदि ये बैंकिंग क्रेडिट कार्ड लेगा यहाँ पर ये और तुमको ऑफर मिलेगा, तो तुम और क्या करोगे, चीज़ें परचेस करोगे और तुमको ऑफर मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं, सब एक दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करते हैं। ये सब अपने आप में क्या है, प्रोडक्ट है, और उसी के ऊपर हम लोग क्या बनाते हैं, एप्लीकेशन। तो उसी की हमको लॉजिक राइड करना है इंटरनली। तो जो भी तुम्हारे बिजनेस एनालिस्ट सोचेंगे उनके बिजनेस से ग्रो अप के लिए, तो एज ए डेवलपर हम लोग उसी के ही लॉजिक सोचते हैं, उसी के लॉजिक को ही हम लोग राइट करते हैं कोडिंग के अंदर, इन रिस्पेक्टिव ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जो भी इनका टेक्नोलॉजी सिस्टम जिस पे भी काम कर रहा हो, C++, जावा, .NET, किसी पे भी, तो थिंकिंग तो सारी तुम्हारे पास में यहाँ से है। बिजनेस माइंडेड कौन है तुम्हारा ये, यहाँ पर बिजनेस की टीम जो है ये, वो बिजनेस माइंडेड है। तो वो बिजनेस को क्या करते हैं, सोचते हैं वो। और तभी हम लोग वो क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमको प्रोडक्ट को क्रिएट करना पड़ता है ये। तो ये तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का क्या हो गया, हमारे पास में सिनेरियो हो गया। अब एक हमारे पास में कंपनी जो है वो एज ए सर्विस बेस्ड। जो हमारी हिंजे वाले की जो कंपनी है मोस्टली सब सर्विस बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पर जो है वो एज ए TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कॉन्ग्निजेंट, तो ये कंपनियां जो आती हैं ये सर्विस बेस्ड कंपनी में आती है। तो ये क्या करती है कि ये खुद के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं करती है, ये क्या करती है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लेते हैं ये और उनके लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये। तो ये क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन क्लाइंट रिक्वायरमेंट, तो इन लोगों के क्लाइंट कौन होंगे, इन लोगों के जो क्लाइंट होंगे वो बेसिकली, इन लोगों के जो क्लाइंट होते हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है मोस्टली। तो इनकी जो क्लाइंट रहेगी वो तुम्हारी रहेगी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी।
बिकॉज क्या होता है कि जब ये इनके प्रोडक्ट जब डेवलप होते हैं तो क्या होते हैं कि जब वो डेवलप हो रहे होते हैं, जब इनको क्या होता है रिसोर्स का रिक्वायरमेंट रहता है, तो वो रिक्वायरमेंट तुम्हारा रहेगा, मान लो कि वो 1 साल का रिक्वायरमेंट हो सकता है, 2 साल का हो सकता है। तो ये क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या करते हैं कि ये इन कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर्विस बेस्ड कंपनी से वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर ये। वो डायरेक्ट जो है वो उन रिसोर्सेज को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक सर्टेन टाइम में क्या होता है कि उनको उनकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ये तो, क्योंकि उनका जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है फिर वो मेंटेनेंस फेज में चले जाता है वो। तो मैंने पहले ही बोला है कि तुम्हारी मोस्टली जाने की जो संभावना है वो मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट में है ये, बिकॉज वो ऑलरेडी डेवलप्ड है वो यहाँ पर ही। तो एक समय के लिए उनको रिसोर्सेज चाहिए, तो बेस्ड ऑन वो कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं इन सर्विस बेस्ड कंपनियों से, क्या करते हैं वो उन रिसोर्सेज को लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करवाते हैं। तो हो तुम एम्प्लॉय इन कंपनियों के, बट तुम काम करोगे इन इंडस्ट्री के लिए। इट कुड बी एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, इट कुड बी एनी पेमेंट गेटवे कंपनी, इट कुड बी एनी बैंक। तो मोस्टली जो है हम लोग इन कंपनियों के लिए काम करते हैं इफ़ यू आर एम्प्लॉय ऑफ एनी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा कोई ना कोई क्लाइंट होगा ये, तो तुमको उस क्लाइंट के लिए काम करना है, और क्लाइंट क्या देगा तुम्हारा काम के अकॉर्डिंगली फीडबैक देगा तुम्हारे मैनेजर को। और बेस्ड ऑन दैट जो भी है हमारे पास में जो होता है, यहाँ पर हम वर्क करते हैं, और इसकी हमारी क्या होती है बिलिंग होती है, और वो बिलिंग होती है तुम्हारी डॉलर्स में, यूएसडी में तुम्हारी बिलिंग रहेगी यहाँ पर ये, या यूरो में यदि यो यूके बेस्ड कंपनी है। तो मोस्टली जो काम जो है हमारे पास में जो है वो हम लोग किसी इंडस्ट्री के लिए करते हैं, या तो वो प्रोडक्ट बेस हो, या फिर ऐसा स्विगी जोमेटो टाइप का एप्लीकेशन हो, या फिर तुम्हारा पेमेंट गेटवे कंपनी हो, बैंकिंग हो, हेल्थ केयर की कोई कंपनी हो, कुछ भी हो वो। तो वो क्या करते हैं यहाँ पर जो है वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के थ्रू थ्रू हम लोग क्या करते हैं काम करते हैं। अब सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर तुम्हारा जो लर्निंग स्कोप है वो डिपेंड करता है क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे। तो तुम एक इंटरव्यू दोगे वो पहले तो इस इंडस्ट्री के लिए दोगे, फिर दूसरा इंटरव्यू दोगे अंदर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर। तो इंटरनली प्रोजेक्ट के लिए हमको क्या देना है, इंटरव्यू देना है यहाँ पर ये। फिर क्लाइंट देखेगा तुम्हारी कि क्या तुम्हारी जो है वो अ, उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंगली तुम हो कि नहीं हो। तो इन कंपनियों में जाने के बाद इंटरनली तुमको प्रोजेक्ट मिलना चाहिए यहाँ पर ये। जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिलता, जब तक कि तुम बेंच पे बैठते हो यहाँ पर ये, तो एज ए फ्रेशियर ही बेंच पे बैठते हैं। नहीं तो क्या करती है आजकल जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, सीधे तुम्हारा क्लाइंट इंटरव्यू करवाती है, ताकि वो तुमको डायरेक्ट ही क्या कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट पर डाल दें वहाँ पर ये, क्योंकि तुमको वहाँ पर आइडियली बैठना नहीं पड़े यहाँ पर ये। अब तुम्हारी बिलिंग होती है यूएसडी में या यूरो में, और तुमको तुम्हारा जो पैकेज रहता है वो मिलेगा रुपीज़ में। हो सकता है कि वो जो हमारी बिलिंग है वो आवरली बेसिस पर है, दिन का हम यहाँ पर जो है वो 8 आवर्स का जो है हम लोग एफर्ट कैलकुलेट करते हैं। ये सब हमारी बिजनेस एनालिस्ट ही करते हैं ये लोग, ये जो भी कम्युनिकेशन करते हैं यहाँ पर ये। तो एक दिन का 8 घंटे तो हो सकता है वो $20 चार्ज करे उसके लिए, या $30 करे, डिपेंड करता है सर्विस बेस्ड कंपनी पे ये। तो ये तो 1 मंथ का ले लेंगे डॉलर में, लेकिन तुमको देंगे रुपीस में। तो हो सकता है कि जो 2-2.5 लाख रुपए मिले उनको इंडस्ट्री को, वो तुमको यहाँ पर सैलरी में 50,000 ही मिलेंगे। तो बीच का जो मार्जिन रहता है ये सर्विस बेस्ड कंपनी का रहता है ये। तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की इनकम ही यहाँ से है, जो बीच का जो है या मार्जिन नहीं है, अभी अंदर की बातें हैं। तो टारगेट कर लो, इसके अकॉर्डिंगली प्लान कर लो किस में तुमको जाना है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर पैकेज स्ट्रक्चर में करेंगे काफ़ी सारे वेरिएबल सब मिलेंगे तुमको, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल कम मिलते हैं ये। तो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए तुमको जो है कोर प्रोग्रामिंग अच्छा होना, उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर नॉलेज अच्छा चाहिए, या फिर जो
प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी चाहिए। ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि तुमको पचासों टेक्नोलॉजी आए, कि तुम स्प्रिंग स्प्रिंग बोर्ड माइक्रो सर्विसेज और सब कुछ तुमको आ जाए यहाँ पर। ये यही सब एक्सपेक्टेशन नहीं करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये ऐसा है कि डेटा स्ट्रक्चर नॉलेज क्या है। तो इनके इंटरव्यू के अंदर या तो हैकरिंग टाइप का टेस्ट होता है, फिर डेटा स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन होते हैं, फिर ये डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड हमसे ये पूछा जाता है लिस्ट, अरे क्यू जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करो, इसके कोडिंग करो। तुम्हारे थिंकिंग को ये ऑब्जर्व करते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, उसको सॉल्व करने का बोलते हैं यहाँ पर। ये सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन होते हैं, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी पे यहाँ पर ये कि भी ये जो मार्केट में चल रहा है एंगुलर स्प्रिंग स्प्रिंग बूट और जो जो भी है सब कुछ पूछेंगे यहाँ पर, बिकॉज ये तुमको डिप्लॉय करेंगे किसी न किसी क्लाइंट के लिए यहाँ पर ये। तब इनके क्लाइंट है, कोई से भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं वो तो चाहेंगे कि मल्टीपल टेक्नोलॉजी में क्या हो तुम, जो हो वो प्रो रहो, कहीं ना कहीं पे फिट बैठ जाओ, क्योंकि क्या है उनकी बिलिंग होगी यहाँ पर ये। तो ये बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट क्लाइंट के क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं क्लाइंट के लिए काम करते हैं यहाँ पर ये। तो या तो हम लोग क्लाइंट के लिए पूरा के पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर पूरा के पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग क्लाइंट पे ये। या फिर क्या रहेगा कि कोई ना कोई सा प्रोजेक्ट जो मेंटेनेंस पे चल रहा है, जिसको हमको मेंटेनेंस पे चलाना है, ऑलरेडी बन चुका है वो उसके ऊपर ये क्या करेंगे यहाँ पर ये मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट पर डाल देंगे यहाँ पर ये। या फिर क्या कर देंगे, हमारे को उठा के आउटसोर्स कर देंगे ही। अभी एक टर्म आता है आउटसोर्स करना। तो आउटसोर्स करने का मतलब ये रहता है कि ये जो कंपनियां हैं इनको रिसोर्सेस को क्या कर देती है, इन पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, इन पर्टिकुलरली कंपनी के अंदर क्या करती है, वो आउटसोर्स कर देती है। तो वो क्या होते हैं, डेडिकेटेडली इन्हीं के प्रोजेक्ट के लिए ही होते हैं। अब वो एम्प्लॉय तो इनके रहेंगे, लेकिन सिर्फ वो उन्हीं के प्रोजेक्ट के लिए ही काम करेंगे वो। और वो हमेशा के लिए एक्चुअली में जो रहता है वो हमेशा के लिए क्या करते हैं उसको, वो हमेशा के लिए तो नहीं बोलेंगे, मतलब वो डेडिकेटेडली उस प्रोजेक्ट के लिए ही वो पर्सन रहेगा। बिकॉज क्या होता है कि काफ़ी सारी क्या है कि हमारे पास में जो है वो लेगेसी टेक्नोलॉजी है काफ़ी सारी, जिसके ऊपर रिसोर्सेज मिलते नहीं हैं। तो एक है मेन फ्रेम। अब ये सब क्या है कि ओल्ड टेक्नोलॉजी है ये, और इसके ऊपर रिसोर्सेज मिलते नहीं है। तो यहाँ पर मान लो इंडिया में रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो वाले ही है, बट वो यूएस में यूके में उसके लिए नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि तुमको यहाँ पर सर्विस बेस्ड कंपनी जो है वो उसको उठा के जो है वो इनको दे देगी, वो आउटसोर्स कर देगी उनको ये, उसका वो बिलिंग वगैरह करवाएंगे यहाँ पर। और ये तुमको ऑन साइड अपॉर्चुनिटी भी देंगे, क्योंकि इसके लिए क्या है कि पर्सन ही कम है ये। तो आउटसोर्स करने में अपॉर्चुनिटी भी है, और इनके लिए क्या है कि पर्सन एक तो कम है, अवेलेबल नहीं है, जो लेगेसी टेक्नोलॉजी हो जाती है, और उनके प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे होते हैं, जैसे कि मेन फ्रेम है। तो बैंकिंग का ट्रांजेक्शन सिस्टम पूरा उसी पर डिपेंड करता है, और उसके रिसोर्सेज नहीं है मार्केट में। तो ये क्या हो जाती है टेक्नोलॉजी, क्योंकि कोई भी डेवलपर्स होते हैं या कोई भी पर्सन है, वो क्या करते हैं कि हमेशा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी लर्न करता है। जैसे अभी एंगुलर, रिएक्ट, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज ही लर्न करना पसंद करेंगे। यहाँ पर कौन ओल्ड टेक्नोलॉजी यहाँ पर करना लर्न करना पसंद करेगा यहाँ पर ये। तो उस केस में इनके तो जो सिस्टम जो है वो लेगेसी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, अब उसके रिसोर्स ही नहीं है मार्केट में। तो ये क्या है कि वहाँ पर जो है वो उसको आउटसोर्स करेंगे यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ पर ये। और इनको तो जितना बोलो उतना पैसा दे देते हैं, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। और क्लाइंट उठा के उनको उनकी यहाँ पर ऑन साइट बुलवा लेगा उनको यहाँ पर। तो ऑन साइट भी बुलवा लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उनका जो सिस्टम रहता है वो उन्हीं के नेटवर्क में काम करता है, उसको वो वहाँ पर रिमोटली इंटरनेट पे उसको अवेलेबल नहीं करवाते हैं। तो हम उसको बोलते हैं इसे आउटसोर्स करना यहाँ पर ये। तो ई कंपनियां जो है वो आउटसोर्स भी करती है यहाँ से ये, कि उनने रिसोर्स को आइडेंटिफाई किया यहाँ पर उसको और उनको वहाँ पर उस प्रोजेक्ट के अंदर डाल दिया यहाँ पर ये।
तो ये आउटसोर्स भी कंपनी, तो जो सर्विस बेस्ड कंपनी है वो दोनों काम करती है, वो क्लाइंट को सपोर्ट भी देती है, मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट को सपोर्ट भी देती है, उनको क्रिएट भी करके देगी यहाँ पर ये, या फिर वो आउटसोर्स भी करेंगे यहाँ पर ये, कि इनको प्रोडक्ट इनको क्या चाहिए कि इस टाइप का बंदा चाहिए, इस टेक्नोलॉजी का बंदा चाहिए, उसको वो क्या करेंगे कि पूरा के पूरा जो वो है ये वो उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, लेकिन जो उसके ऊपर पॉलिसी रहेगी वो सर्विस बेस्ड कंपनी की रहेगी यहाँ पर ये। तो इस ये इसकी थोड़ा जो है वो वैल्यू ज़्यादा रहती है, बिकॉज ऐसे रिसोर्स कम मिलते हैं, बट ऐसे लोग क्या होते हैं कि ऐसे करंट टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करते हैं, लेगेसी पे काम करते हैं, तो इनके पास में फिर अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है नया नए प्रोजेक्ट में जाने की, या फिर स्विच करने की, बिकॉज ये ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी में काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत लेगेसी में काम कर रहे हैं ये, तो उनके स्पेसिफिक ही प्रोजेक्ट हैं ये, तो वो उसी पे ही काम करते रहेंगे वो, तो ऐसे लोग थोड़ा फिर फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। पैसा तो मिल रहा है, बाकी स्विच नहीं कर सकते, कभी कल्चर पसंद नहीं आ रहा, या कभी वो बोर हो गए हैं कि काम करते करते ये। तो ये सब सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर होता है, तो कहने का मतलब ये है कि तुम किसी और के लिए काम कर रहे हो यहाँ पर ये। तो ये जो है हमारे पास में एक इंडस्ट्री है। फिर एक हमारे पास में जो इंडस्ट्री आती है वो आती है हमारी ये C2H, कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, या फिर हम लोग जो बोल सकते हैं कि स्टार्टअप भी डाल दो यहाँ पर एक। कॉन्ट्रैक्ट टू हायर में क्या होते हैं कि यहाँ पर जो है वो कई कई बार जो है वो कंपनियां जो हैं वो डायरेक्ट रिसोर्सेज पे रिलाई नहीं करती है, सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, प्रोडक्ट बेस्ड का तो इंटरव्यू होना ही बिल्कुल अलग है यहाँ पर ये, काफ़ी सारे राउंड होते हैं इसमें ये, बट सर्विस बेस्ड में जो है तुम्हारे टेक्निकल एक दो राउंड होंगे और हो जाता है काम ये, लेकिन कई बार कंपनियां रिसोर्सेज पर डायरेक्ट रिलाई नहीं करती है, तो सर्विस बेस्ड कंपनी जो है वो ये कॉन्ट्रैक्ट टू हायर करवाती है यहाँ पर ये इन बंदों को, इसी किसी और के ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर ये, और ये बंदे जो हैं वो काम प्रोडक्ट बेस के ही किसी प्रोजेक्ट के अंदर कर रहे होते हैं यहाँ पर ये। तो क्या होता है कि यदि उनका कॉन्ट्रैक्ट टू हायर कुछ टाइम के लिए रहता है, यदि उनको जमता है तो वो उसको कंटिन्यू करते हैं उसको आगे वो ये। तो अब रीज़न ये रहता है इनको कॉन्ट्रैक्ट टू हायर लेने का, क्योंकि ये डायरेक्टली क्या रिसोर्सेज रिसोर्सेज पे रिलाई नहीं करते, बेस्ड ऑन द मार्केट सिचुएशन ये, क्योंकि ये जिसको भी ये यहाँ पर ऑन बोर्ड करेंगे उनके ऊपर इस कंपनी की पॉलिसी लगेगी। अब कंपनी की पॉलिसी में उसका इंश्योरेंस है, उसके वेरिएबल पे है, फिर काफ़ी समय के बाद में क्या है कि इनको बहुत सारी चीज़ें मेंटेन करना पड़ती है, वर्क का कल्चर मेंटेन करना पड़ता है, और इनके जो पर्सन है यहाँ पर एम्प्लॉय है वो उनको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पॉजिटिव जो है वो एनवायरनमेंट रखना है, तो ये छोड़ नहीं सकते उनको डायरेक्टली यहाँ पर ये, अदरवाइज कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है यहाँ पर ये, तो ये करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट टू हायर करते हैं पहले ये, ताकि इनकी पॉलिसी नहीं लगे उसके ऊपर, बेस्ड ऑन दैट फीडबैक देंगे वो, यहाँ पर क्या रहेगा कि उसको रिलीज कर देंगे यदि नहीं जमता है तो यहाँ पर ये। तो कई बार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर करते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट रहते हैं जिसके अंदर हमको जस्ट टेस्टिंग करवाना है, हमको उसका डेवलपमेंट हो चुका है, या कुछ प्रोजेक्ट ऐसे रहेंगे कि कंपनी आधे बंदे प्रोडक्ट बेस के अंदर जो है वो खुद के एम्प्लॉय डाल देगी, और आधे लोगों को क्या कर देगी वो यहाँ पर ये C2H वालों को डाल देगी, बट प्रोडक्ट के लिए क्या लग रहा है कि ये बंदे मान लो TCS के ही हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस को तो ये लग रहा है, लेकिन यहाँ पर TCS ने क्या कर रहा है कि कुछ एम्प्लॉय खुद का डाल दिए, कुछ बाहर के डाल दिए यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट टू हायर वाले यहाँ पर ये। तो इससे क्या होता है कि ये सब जो है वो इनके बिजनेस के लिए करते हैं, क्योंकि उसको क्या होती है उसकी बिलिंग होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट टू हायर में तुम्हारा जो है वो जॉब रिस्क हाई रहेगा यहाँ पर, कभी भी जाओगे कभी भी निकाल दिए जाओगे, क्योंकि तुमको उसके लिए तो कुछ जो है वो पॉलिसी नहीं रहेगी ठीक ठाक, इसके लिए काफ़ी इसके अंदर तुमको कुछ छुट्टियां भी नहीं मिलेगी, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन रहेंगे यहाँ पर। लेकिन एस सर्विस बेस्ड कंपनी का कल्चर अलग रहेगा, वहाँ की पॉलिसी अलग रहेगी, प्रोडक्ट बेस्ड की पॉलिसी अलग रहेगी,
क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रोडक्ट जो है वो स्टेब्लिश रहता है, हम लोग उस प्रोडक्ट के अंदर रहते हैं, तो वो ऑलरेडी स्टेब्लिश रहता है, तो उसके अंदर इतना वर्क नहीं रहता है। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में तुम एक टाइम के लिए हो, के लिए हो क्लाइंट के लिए, तो तुमको पता है कि मुझे इतने समय के बाद में प्रोजेक्ट चेंज करना पड़ सकता है या छोड़ना पड़ सकता है, और तुमको वो वहाँ से रिलीज हो जाओगे, उस प्रोजेक्ट से रिलीज हो जाओगे, फिर तुम दूसरे प्रोजेक्ट में जाओगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तुम्हारा फ्रिक्वेंसी जो रहेगी प्रोजेक्ट, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम करने की रहेगी यहाँ पर ये। फिर एक आती है स्टार्टअप की कैटेगरी, जो कि एकदम नए बिजनेस आइडिया पे काम करते हैं। जैसे कि ये कंपनियां मोस्टली बेंगलोर में होती है, तो ये नए बिजनेस आइडिया पे काम करते हैं, और वो मार्केट में का प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं। यदि उनका प्रोडक्ट चल गया, तो फिर वो बड़ी जाइंट कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को सेल कर देंगे वो, या फिर खुद ही उसको एनहांस करेंगे। अब एनहांस करेंगे तो फंड आने को होना, फंड आएगा तो फिर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेंगे क्लाउड के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट को एनहांस करेंगे, उस पर यूज़र बढ़ते चले जाएंगे, तो उसमें और काम करेंगे, फिर वो लोग एम्प्लॉय को हायर करेंगे वो। तो ये स्टार्टअप कंपनियां जो हैं वो एम्प्लॉय को हायर करेगी यहाँ पर ये, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रखेगी अपने बंदों को यहाँ पर, जितने भी उनको बंदे चाहिए, यदि इनके पास धीरे धीरे करके रेवेन्यू बढ़ेगा वो, तो धीरे धीरे करके वो खुद ही अपने आप में वो प्रोडक्ट बेस बन जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए है हमारे पास में ये जोमेटो, ओला, उबर, ये ऐसे ही बने हैं। पहले ये एक आइडिया को लेके इम्प्लीमेंट हुए, मार्केट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके, फिर उनका एप्लीकेशन जो है वो एज ए जो है वो बनते 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 क्या होते चले जाता है वो, वहाँ पर एक वेल स्टेब्लिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फिर स्मूथ हो जाता है। फिर उसके अंदर क्या करते हैं कि एनहांसमेंट करते हैं। तो जब तुम स्टार्टअप कंपनियों पे रहोगे, तो यहाँ पर ये रिएक्ट, नोड जेएस वगैरह ज़्यादा यूज होता है यहाँ पर ये इस एरिया में। बिकॉज यहाँ पर ये एक नए बिजनेस आइडिया को लेके एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये, और वो जो एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली ये वो बहुत बड़ा इकोसिस्टम बिल्ड नहीं कर सकते, और उनके बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं रख सकते, क्योंकि उनको जस्ट आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पर वो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, और जहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा अलग अलग टूल एनवायरनमेंट में हमारे पास में नहीं रहे ये। तो जैसे कि अभी ये मीन स्टैक है, मिरर स्टैक है, यहाँ पर क्या है कि जावा स्क्रिप्ट में तुम्हारा सारे लेयर्स पे काम हो जाएगा, प्रेजेंटेशन भी, परसिस्टेंस पे भी, डेटाबेस पे भी है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर ये। अब यदि उसी पे यदि उनका बिजनेस आइडिया चल गया यहाँ पर ये, तो कम रिसोर्सेज में या कुछ फ्रेंड्स मिलके आपस में क्या करते हैं, इस तरीके से स्टार्टअप को ओपन करते हैं। अब उनके बिजनेस आइडिया यदि वो चल गया, तो वो उसको क्या करते हैं कि फंड रेस करवाते हैं कंपनियों से ही। तो अब ये कंपनियां जो है ये इनके प्रोजेक्ट को देखती है यहाँ पर ये, और उसके बाद में उनको लगता है कि ये मार्केट में चल सकता है आगे ये, तो वो क्या करती है, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है यहाँ पर ये। जैसे कि शार्क टैंक है, तो वो कुछ इसी तरीके से ही है वो, यदि उनको लगता है कि इनका प्रोजेक्ट मार्केट में चलेगा, तभी वो फंड रेस करेंगे वो ये। तो उनके फंड से वो आइडिया सुनेंगे क्या है, कैसा स्केल करोगे, कैसे बिजनेस करोगे, तो उसको लेके क्या करते हैं, फंड रेस करते हैं। फिर वो अपना इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं, फिर टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं। तो हो सकता है कि पहले वो यहाँ पर जो है वो मिन स्टेक में जो एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, बाद में वो उनने पीछे से टेक्नोलॉजी में जावा लेकर आ गए हैं। या फिर अ, जो है वो बहुत सारे सर्वर मेंटेन किए, क्लाउड परचेस किया, क्योंकि उनको उनके कस्टमर जो बढ़ते जाएंगे, तो फिर उनको वहाँ पर ऑटो स्केलिंग करना पड़ेगी, मेंटेनेंस करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें क्या हो जाएगी उसके अंदर आ जाएगी यहाँ पर ये। तो इस टाइप की कंपनी में जाओगे, तो तुम्हारा लर्निंग स्कोप हाई रहेगा, और हाईली रेग्रेसिवली वर्क करना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली, सबसे पहले तो तुमको इन्हीं टाइप की कंपनियों में देखना चाहिए जो थोड़ी स्टार्टअप टाइप की रहे, जहाँ पर तुम एक्चुअल प्रेशर हैंडल करो क्या होता है ये। उसके बाद में सर्विस बेस्ड में होना चाहिए, ताकि हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने का, और वो सिचुएशन को हैंडल करने का। और यहाँ पर क्या रहता है कि जो है वो हम हमेशा हम लोग प्रेशर में रहते हैं, हम लोग कंफर्टेबल जोन में नहीं रहते। तो एज ए जब हमारा करियर स्टार्ट होता है, तो हमको प्रेशर में ही रहना चाहिए यहाँ पर, जिससे कि हमारी लर्निंग होती है। फिर जैसे हमारा एक टाइम हो जाता है मोर देन 10 ईयर्स, फिर प्रोडक्ट बेस में आओ, जहाँ पर तुम्हारा बैलेंस लाइफ हो जाए यहाँ पर ये।
क्योंकि यहाँ पर मैरिड हो जाते हैं, चाइल्ड हो जाते हैं, तो फिर हम लोग का क्या देखते हैं, कंफर्ट टेबल देखते हैं यहाँ पर कि वो हो जाए यहाँ पर ये। तो लर्निंग इस तरीके से होती है, तुम ऐसे स्किल डेवलपर बनते हो यहाँ पर ये। तो हमको कंफर्ट जोन में नहीं आना है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में क्या होता है कि काफ़ी जो रहता है, कंफर्ट रहता है, ये नहीं बोलूँगा कि बहुत कंफर्ट ही रहता है, डिपेंड करता है वो किस टाइप की कंपनी है यहाँ पर ये। बट इसका वर्क कल्चर, इसका जो वो है वो डिफरेंट रहेगा, सर्विस बेस्ड का बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। और यहाँ तो तुम्हारा हाई रिस्क का रहेगा यहाँ पर ये। तो ये सही अप्रोच है। बाकी अपने अकॉर्डिंगली टारगेट करो कंपनी को यहाँ पर ये, और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या करो, प्लान करो और अपनी पर्टिकुलरली प्रिपरेशन करो कि इसके अंदर क्या करना है। इसलिए क्या है कि जिस भी कंपनी में इंटरव्यू हो तो उसका पहले प्रोफाइल देखो, क्या है ये, इनके मार्केट में क्या प्रोडक्ट है, प्रोजेक्ट है, कैसे लोग बिजनेस को करते हैं। तो वो एक माइंडसेट करेगा हमारे लिए कि उसका इंटरव्यू किस टाइप का होगा। ये प्रोडक्ट बेस्ड का अलग तरीके से होता है, सर्विस बेस्ड का बिल्कुल अलग होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट टू हायर और ये तो बिल्कुल अलग ही है यहाँ पर ये। तो ये ओवरऑल जो है, ये एक इंडस्ट्री का जो है, ये एक एक्सप्लेनेशन है जो कि जरूरी है हमारे लिए जानना ये। क्या, अब हम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वर्क करेंगे हम लोग ये। तो प्रोजेक्ट में ये सब चीज़ें लर्न करेंगे ये। तो ये हेल्प करेगा हमारे लिए। तो इन सब काम में जो मेन होता है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट क्रिएट करता है तो कोई ना कोई उसके लिए रिक्वायरमेंट को गैदर करता है। तो ये हमारा कौन करता है, ये बिजनेस एनालिस्ट करता है जो कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग का काम करता है। अब बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट गैदरिंग यहाँ पर, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने के बाद में क्या होता है कि हम उसको एनालिसिस करते हैं। तो जो भी हमारा जो है वो एज ए यहाँ पर जो है टीम है, टेक्निकल टीम है, वो उसको करती एनालिसिस करती है एंड डिज़ाइन करती है यहाँ पर ये। तो एनालिसिस और डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जो कि क्या होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं जो कि काफ़ी प्रोजेक्ट पे काम किए हुए हैं ये। तो जो कि 10-20 ईयर से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं, क्योंकि उनका एक लेवल रहेगा ये, वो हर तरीके के चैलेंजेस को जानते हैं वो। तो वो क्या करते हैं यहाँ पर, एनालिसिस करेंगे और डिज़ाइन करेंगे, जो कि आर्किटेक्ट रहेंगे यहाँ पर ये। तो वो तुम्हारे लिए क्या डिज़ाइन करेंगे, तुम्हारे लिए तो कितने इसके अंदर इस पर्टिकुलरली आइडिया को क्रिएट करने के लिए कितने यहाँ पर रिसोर्सेज लगने वाले हैं। रिसोर्सेज मतलब कि कितने डेवलपर्स लगेंगे, कितने क्यूए टीम लगेगी। ये तुम्हारे पास में डेव टीम, क्यूए टीम जो है वो यहाँ पर ये लगने वाली है, कितने हमको क्या लगेंगे, ये रिसोर्सेज लगेंगे, ये सब यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तब जाके हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट होगा यहाँ पर ये। फिर क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा ये। इंफ्रास्ट्रक्चर जो रहेगा, कितने हमको एनवायरनमेंट मेंटेन करने हैं यहाँ पर, कितने सर्वर मेंटेन करने हैं, कैसे टेस्टिंग होगी, क्या होगा, तो उसकी प्लानिंग रहेगी। तो एक जो रहता है यहाँ पर ये एज ये ये सब देख के क्या होता है यहाँ पर ये कॉस्ट एस्टिमेट होता है। यहाँ पर इतना कॉस्ट लगेगा यहाँ पर ये। तो हमारी जो बिजनेस टीम जो रहती है वो क्लाइंट से बातचीत करती है। यदि वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रही है यहाँ पर ये, या वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जो उनके ऊपर वो जो होते हैं वीपी होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट जो रहते हैं, वो सीईओ रहते हैं, सीटीओ रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि ये जो भी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट करके बताते हैं, रिसोर्स एस्टिमेट करके बताते हैं यहाँ पर ये। तो सर्विस बेस्ड रहेगी तो वो तो जस्ट ये देखते हैं कि क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इतने मेंबर हम लोग यहाँ पर जो है लगाएंगे और डिलीवरी करके देंगे। यदि नया प्रोजेक्ट है यहाँ पर, यदि मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट है तो वो जो है हम लोग उनको बताएंगे कि हमारा जो रिसोर्सेज का जो बिलिंग है वो इतना है। तो वो मेंटेनेंस बेस्ड प्रोजेक्ट के अंदर बेस्ड ऑन दैट वो हायर करेंगे।
तो जैसे क्या होता है कि इन कंपनियों का ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनना हुआ, जस्ट उनको मेंटेनेंस पर डालना है, ताकि जो डिफेक्ट है, इशू है, उसको रिजॉल्व करें। तो वो हो सकता है कि वो सर्विस बेस्ड कंपनी के दो रिसोर्सेज हैं, वो टीसीएस से ले लें। अब टीसीएस का बिलिंग कम है, अब टीसीएस $20 पर आवर के हिसाब से बिलिंग करेगा, तो इनको ये सस्ता बैठेगा यहाँ पर ये। फिर ये कॉन्ग्निएंट से भी दो रिसोर्सेज ले ले, कैपजेमिनी से भी ले ले, यहाँ पर अब टीम में 8 बंदों को लगा दे मेंटेनेंस के लिए, और वो भी अलग अलग कंपनी के रहेंगे, एक कंपनी का नहीं रहेंगे वो। तो उनकी एक इंडस्ट्री पे डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी। फिर उनका जो होता है वो कॉस्ट जो है वो देख लेते हैं किसका क्या कॉस्ट है ये। तो ये क्या होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो हैं वो वेरी करती रहती है। जब वो एज ए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो रिसोर्स लेती है यहाँ पर ये सर्विस बेस्ड कंपनी से, तो वो लोग उनके अकॉर्डिंगली जो उनकी बिजनेस टीम है वो करेगी यहाँ पर ये। तो कोई सा सिग्मा रूल नहीं है, ये सब जो जिसको जम जाए यहाँ पर ले, इसके अकॉर्डिंगली जो क्या होती है, मार्केट में हायरिंग फायरिंग होती रहती है। जो ले ऑफ हो गया या फिर किसी भी तरीके का इशू है वो इसीलिए ही होता है यहाँ पर ये। अब इनके पास में प्रोजेक्ट ही नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है, या फिर वो प्रोजेक्ट, इनके प्रोडक्ट यूज ही नहीं हो रहे मार्केट में, तो फिर वो मेंटेनेंस टीम से बंदों को क्रॉस कटिंग कर देंगे वहां से ही। तो ये यहाँ पर ये बंदों को फिर दूसरे प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा। अब इनको क्लाइंट ही नहीं मिल रहे सर्विस बेस्ड को, तो वो क्या कर देंगे, फिर क्रॉस कटिंग कर देंगे वहां से उनके कंपनी से ही है, क्योंकि उनके पास में प्रोजेक्ट ही नहीं है। तो चीज़ें वेरी करती है। अब प्रोजेक्ट आते हैं मोस्टली हमारे पास में यूएस से या यूके से, तो वहाँ का क्या बजट है, वहाँ की फाइनेंशियल स्टेट क्या है। आईटी जो है वो मोस्टली डिपेंड करता है यूएस यूके पे, तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पर फायरिंग होती है यहाँ पर ये। तो ले ऑफ जो सुनने में आते हैं वो इसलिए सुनने में आते हैं ये। तो अब ये ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में है। अल्टीमेटली तो हमको प्रोजेक्ट पे करना है काम, और वो प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए हमारे पास में ये प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। तो कहीं से हमारे पास में रिक्वायरमेंट की गैदरिंग होगी, उसके बाद में क्या होगा, एनालिसिस एंड डिज़ाइन होगा। यहाँ पर ये आर्किटेक्ट जो करेगा वो डिसाइड करेगा, यहाँ इतने क्यूए टीम लगेगी, इतने यहाँ पर ये डेव टीम लगेगी यहाँ पर ये। और बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी भी हमें अलग अलग बिजनेस एनालिस्ट लगेंगे, क्योंकि बहुत बड़े प्रोजेक्ट में क्या होते हैं कि जो है वो बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, और हर मॉड्यूल के भी क्या होते हैं, अलग अलग बिजनेस एनालिस्ट होते हैं। अब किसी कोई बिजनेस एनालिस्ट है जिसको फाइनेंस का अच्छा नॉलेज है, कोई बिजनेस एनालिस्ट है जिसको हेल्थ केयर का अच्छा नॉलेज है, तो बेस्ड ऑन दैट क्या होता है, प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली बिजनेस एनालिस्ट लगते हैं ये। तो एक हाई लेवल पे भी बिजनेस एनालिस्ट है जो कि प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हैं कंपनी के लिए, और जो कि कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और एक है उस प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है वही बिजनेस एनालिस्ट लगेगा तुमको। तो ये क्लाइंट से कम्युनिकेट करेगा, उनके रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेगा, और ये डेव टीम और क्यूए टीम को जो है वो बताएगा ये कि ये रिक्वायरमेंट, जाके हम ताकि हमको बिजनेस अंडरस्टैंड हो कि एक्चुअली में हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किसका है ये, तो हम डेवलप कर रहे हैं वो है क्या है, वो हमको हमारा बिजनेस एनालिस्ट बताएगा जो हमारे पास में टेक्नोलॉजी है। तो भी ऐसा वर्बली नहीं बता देगा, वो हमारे लिए क्या करेगा, वो डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बीआरएस, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या बीआरडी। ये फंक्शनल डॉक्यूमेंट होते हैं, ये फंक्शनल डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि हमारा जो है ये बिजनेस एनालिस्ट जो है वो क्रिएट करता है। अब ये हमको ये बताएगा कि वो जो भी फंक्शनैलिटी है हम उसका वो है क्या एक्चुअली में ये। तो बेस्ड ऑन दैट हम लोग हमारा कोड राइट करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे ये। तो ये डॉक्यूमेंट सब अटैच रहते हैं तुम्हारे जीरा सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये स्टेक होल्डर जो है जिसका हम लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या करता है, हमको रिक्वायरमेंट देता है, वो बिजनेस एनालिस्ट जो है वो पर्सन उसको अंडरस्टैंड करता है यहाँ पर ये। और वो उसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करेगा, और उसके वो पर्टिकुलरली हम लोग जो एच डी एल सी फॉलो करते हैं उसके अंदर जीरा सॉफ्टवेयर उसके अंदर वो अटैच कर देगा। अब आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से सब ये होता है, ये अटैचमेंट वगैरह ये। तो डेव टीम कीवे टीम इससे फंक्शनैलिटी को अंडरस्टैंड करती है, डेवलपमेंट अपना डेवलपमेंट करेगा, कीवे अपनी टेस्टिंग करेगा। तो एनालिसिस और डिज़ाइन होने के बाद में क्या होता है, हमारा यहाँ पर डेवलपमेंट का काम होता है। यहाँ पर तुम्हारा जो होगा वो एज ए डेवलपमेंट का वर्क होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तुम्हारा कोड जो वो है वो डेवलपमेंट होगा। एंड
उसके ऊपर जो है वो हमारा टेस्टिंग होगी, उसके ऊपर ये जो हमारी क्यूए टीम करेगी ये। तो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग होगा यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद में वो जो है वो डिप्लॉय होगा यहाँ पर। तो कोड तुम्हारा जो है वो डिप्लॉय होता है एनवायरनमेंट में, तो वो डेव एनवायरनमेंट यहाँ पर डेवलपमेंट लोग टेस्टिंग करते हैं, क्यूए टीम जो है वहाँ पर टेस्टिंग करती है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या होता है, कोड तुम्हारा ये डिप्लॉय होता है। तो मैं मेन मेन पॉइंट राइट कर रहा हूँ। और भी प्रोसेस हो सकती है बट आइडियली इतनी प्रोसेस ही होती है वो, कि कुल मिला के इंटरनली यही सब होता है यहाँ पर। ये कहीं से तुमको रिक्वायरमेंट आएगा, उसको तुमको उठा के एनालिसिस करना है, उसका तुमको डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग करना है। अब तुम्हारे जो भी डाउट रहेंगे वो सब कुछ है तुमको ये बिजनेस एनालिस्ट से क्लियर करना पड़ता है यहाँ पर ये। अब मीटिंग होती है, हम लोग जो है वो अजाइल मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं। SDLC का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए। उसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे ये। तो ये डेवलपमेंट होगा, डिप्लॉयमेंट होगा, उसके बाद में जो है वो तुम्हारी उस क्लाइंट को क्या होगी, डिलीवरी होगी उस पर्टिकुलरली। तो हमारे पास में जो है वो क्लाइंट को क्या होती है, वो जैसे डिलीवरी होती है यहाँ पर ये। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लाइंट को वो प्रोडक्ट जो है वो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं। अब पूरा नहीं करते हैं, फेस बाय फेस करते हैं हम लोग क्लाइंट को डिलीवरी। तो यहाँ पर होती है हमारे पास में क्लाइंट को डिलीवरी। तो क्लाइंट को पहले हम लोग टेस्टिंग, जहाँ पर क्लाइंट की भी क्या होती है, एक अपनी टीम होती है, टेस्टिंग टीम होती है। तो अब इन कंपनियों ने यदि सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बनाया, या फिर इन्हीं के बंदों ने भी काम किया है ये, तो क्लाइंट के ही साइड में भी एक टीम होती है जो क्या करती है कि वो भी टेस्टिंग करती है। और ये लोग तुम्हारे क्या होते हैं कि उनका फंक्शनैलिटी कैसा काम कर रहा है ये, वो प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, इस पर जो भी उनका बिजनेस आइडिया उसके अकॉर्डिंगली। अब इसके अंदर इंटरनली क्या कर रहा है इनको इससे कोई मतलब नहीं है, इनको ये है कि उनका फंक्शनैलिटी प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है यहाँ पर ये। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हमको UAT के एनवायरनमेंट में डालना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर हमको डालना पड़ता है ये। अब यदि यहाँ पर इनका प्रोडक्ट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता है, तो ये इसको जो है वापस से जो है वो स्टेक, ये हमारे बिजनेस एनालिस्टों को बताते हैं यहाँ पर ये। अब फिर वो क्या करता है कि वो हमसे कम्युनिकेट करेगा, फिर से हम लोग रिवर्क करेंगे, उसका डेवलपमेंट QA करेंगे, फिर से UAT पर डालेंगे। तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट तो जब ही बनेगा जब ये पार्टी क्लियर रहे, बिजनेस एनालिस्ट क्लियर रिक्वायरमेंट ले, हम लोग क्लियर और डेवलपमेंट कर दे और UAT पे अवेलेबल हो जाए। तो यहाँ पर यदि क्लियरिटी नहीं है, अब इन्हें वहाँ से प्रॉपरली क्लियरिटी नहीं ली, या क्लियरिटी तो ली, क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा है, फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहा है, उनको पहले ऐसा चाहिए था बाद में ऐसा चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर परेशान होंगे यहाँ पर ही। फिर जब वो UAT पे जाएगा फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ये। तो क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ डिसाइड होती है BRS डॉक्यूमेंट के अंदर, हम उसका साइन ऑफ लेते हैं क्लाइंट के साइड से, जहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट को फ्रीज करते हैं कि हाँ यही रिक्वायरमेंट है। बाद में चेंज यदि होगा, तो हम यदि अलग से एफर्ट लगाएंगे तो फिर हम लोग उसके लिए अलग से कॉस्ट जो है वो बियर करेंगे। तो कंपनी क्या करेगी, उससे अलग से कॉस्ट लगाएगी, तो तुम्हारी तो सैलरी सेम ही आना है, बट ये लोग क्या करेंगे उसके लिए अलग से कॉस्ट लेंगे ही। तो इस तरीके से क्या होता है, कंपनी का बिजनेस चलता है ये। तो यहाँ पर जो वो है, एज ए UAT पे जो है वो हमारी ये टेस्टिंग होगी। और उसके बाद में यदि UAT से यदि यूज़र ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हमारी फंक्शनलिटी ठीक है, अब वो उसको बिजनेस में यूज़ करेगा, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एज पायलट एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं। फिर वो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि ये 1000 यूजर पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, 10,000 पे कैसा कर रहा है। तो वो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का टेस्टिंग करते हैं वो, बिहेवियर देखने के लिए। तो वो बेस्ड ऑन दैट क्या है कि उनके प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, वो डालते हैं, जहाँ पर क्या करते हैं तुम्हारे एंड यूज़र जो है वो प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है। जैसे कि ये फ्लिपकार्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, लाइव प्रोजेक्ट है उनका ये, ताकि हम लोग क्या कर पा रहे हैं, उसको यूज़ कर पा रहे हैं यहाँ पर ये। एंड यूज़र क्या कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, जिससे कि उनका क्या हो रहा है, बिजनेस हो रहा है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रोजेक्ट जो है वो लाइव हो जाता है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या हो गई तुम्हारी ये
जो है वो डिलीवरी हो गई है ये प्रोजेक्ट की यहाँ पर ये। तो ये रिक्वायरमेंट आई, एनालिसिस डिज़ाइन किया हमने यहाँ पर ये, डेवलपमेंट किया डेवलपमेंट टीम ने, टेस्टिंग की यहाँ पर ये, और यहाँ पर उसकी डिलीवरी हुई, और ये क्या हुआ, प्रोडक्शन पे गया ये हमारा ये। प्रोडक्शन पे गया तो जो भी काम करोगे फिर वो क्या हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, उसको हम लोग जो है वो लाइव करते ही हैं। तो अब ये हमारा तो काम है रिलीज कर देना, यहाँ पर यूएटी तक पहुंचा देना। अब उसके बाद में वो उसको जब लाइव करना हो जब लाइव करेंगे, बट हम क्या करेंगे, उसको यूएटी तक के वो पहुंचा देंगे यहाँ पर ये। तो ये सब अलग अलग एनवायरनमेंट है, तो तुम्हारा जो भी डेवलपमेंट सोर्स को ट्राइड कर रही है और करने के बाद में वो टेस्ट हो रहा है, टेस्ट होने के बाद में वाला फीचर जो है वो अवेलेबल हो रहा है, और उसको हम लोग यूएटी साइड में या अलग एनवायरनमेंट में हम लोग उसको वो में उसको क्या कर रहे हैं कि पहुंचा दे रहे हैं। कुछ इशू आगा तो उसको रिजॉल्व करते हैं। तो हम स्टार्टिंग में जो होते हैं वो डेवलपमेंट क्यूए तक ही रहते हैं यहाँ पर। लेकिन जैसे हमारे पास में एक्सपीरियंस बढ़ता है, हमको यूएटी एनवायरनमेंट के इशू भी देखना पड़ते हैं ये। तो एक सीनियर मेंबर रहेगा जो कि काफ़ी समय से उस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इशू को क्विकली रिजॉल्व कर देगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी कुछ जानता है, क्योंकि उसको एक टाइम हो गया यहाँ पर ये। तो उसको यूएटी के एक्सेस भी मिलते हैं। यूएटी पे पूरा वो डेटा रहता है जो प्रोडक्शन के ऊपर डेटा है। तो यहाँ पर हमको प्रोडक्शन का एक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो क्लाइंट का एक्चुअल डेटा है, कस्टमर का एक्चुअल डेटा है। तो यदि वो उसकी अथॉरिटी हम लोग एज ए डेवलपर को दे देंगे, तो ये तो क्या कर सकता है, क्लाइंट के रियल टाइम यूज़र का डेटा रीड कर सकता है, उनका फ़ोन नंबर, उनके अदर डिटेल उसका मिस यूज़ कर सकता है। तो हमको प्रोडक्शन का जो एक्सेस नहीं मिलता है, यूएटी का एक्सेस मिलता है। तो यूएटी है वो प्रोडक्शन का रेप्लिका है, लेकिन वो एक्चुअल यूज़र नहीं है। वो उनके के वो वाले यूज़र है जिस तरीके से वो एक्चुअल प्रोडक्शन में जो डेटा रहेगा उसी टाइप का सिमिलर डेटा यहाँ पर रहेगा, सो दैट हम लोग रियल टाइम डेटा को देख सके। बिकॉज यहाँ पर जो डेटा रहता है जो वो हम लोग ऐसी कुछ भी कीबोर्ड पर टाइप करके एंटर करते रहते हैं टेस्टिंग के लिए। जैसे कि मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ, मैं तो मैं क्या करूँगा, पूरा अच्छे से नाम नहीं डालूंगा, मैं कुछ भी फटाफट कीबोर्ड पर डाल दूंगा, क्योंकि वी आर डेवलपर। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। तो जैसे क्यूए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, क्योंकि हमको हमारे फंक्शनलिटी से मतलब है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर डेटा होता है यहाँ पर ही। तो क्यूए और प्रोडक्शन जो होते हैं यहाँ पर प्रॉपर एंड यूजर पे प्रॉपरली डेटा आता है यहाँ पर ये। तो ये पूरा के पूरा सारे सिनेरियो को टेस्ट करते हैं ये अच्छे से। ये एक एक जो नाम लिख रहे हैं तो उसमें इतने कैरेक्टर अलाउ है नहीं है, तो सब डाल के देखेंगे, प्रॉपरली डाल के देखेंगे ये। तो ये क्योंकि ये प्रोजेक्ट लाइव होने के पहले बिजनेस जो सिनेरियो उसको वो पूरा करके देखते हैं। तो ये हमारे पास में जो ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट वाला, ये तुम्हारा जो है वो एज ए फंक्शनल रिक्वायरमेंट की कैटेगरी में आता है। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब कि प्रोजेक्ट के अंदर की फंक्शनलिटी क्या क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन है ये। तो ये यहाँ से तुम्हारा प्रोजेक्ट बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ से प्रोजेक्ट को बनने में यहाँ पर ये। लेकिन प्रोजेक्ट बनाना ही जरूरी नहीं है, प्रोजेक्ट को मार्केट में सस्टेन भी करना चाहिए यहाँ पर ये। तो मार्केट में सस्टेन करने का मतलब ये होता है कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो मार्केट में कैसे स्टेबल रहेगा, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चैलेंजेस आएंगे। तो उनके लिए हमें जो है वो क्लाइंट के साइड से क्या होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी मिलती है। और ये ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर ये। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे पास में आता है कि जो हमारे पास में आता है सिक्योरिटी। तो कैसे तुम एप्लीकेशन को सिक्योर करोगे ये। तो क्लाइंट जो है वो हमसे सब ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर जो है वो हमको सब बताना पड़ता है क्लाइंट को कि हम लोग ये वाली एप्लीकेशन सिक्योरिटी लगाएंगे सर्वर के लेवल पे या एप्लीकेशन के लेवल पे।
तो यहाँ पर हम लोग SSL यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये जो है वो TLS हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे डेटा इंक्रिप्शन करने की। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो है ये। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सर्वर लेवल सिक्योरिटी यहाँ पर मेंटेन करेंगे यहाँ पर ये। तो ये सब इसको हम लोग मेंटेन करेंगे यहाँ पर ये। फिर क्या होंगे कि ये यूज़र जो मार्केट में सस्टेन करेगा, तो ये तुम्हारा 1000 यूज़र के अकॉर्डिंगली क्या प्लानिंग रहेगी इसके अंदर। जब तुम्हारे यहाँ पर मान लो 1 लाख यूज़र होगा तुम्हारे, ये जब क्या प्लानिंग रहेगी। अब मान लो कि 10 लाख होगा, जब क्या प्लानिंग रहेगी यहाँ पर ये। तो ये प्रोजेक्ट के लिए क्या करोगे यहाँ पर ये, उसके लिए तो यहाँ पर ये सब क्लाइंट की नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट रहेगी, तब तुम्हारे इतने रहेंगे जब इसके अंदर कैसे क्या परफॉर्मेंस आएगा इसके अंदर ही। तो हमें क्या करना है कि प्रोजेक्ट को बिल्ड ही ऐसा करना है कि जब ये वाले इशू आए उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट रेडी रहे यहाँ पर ही। तो क्या हमारे पास में प्लानिंग रहेगी किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये ऑटो स्केलिंग करवाएंगे यहाँ पर। ऑटो स्केलिंग करवाएंगे, इसके लिए हम लोगों का यूज़ करना पड़ेगा लोड बैलेंसर। तो ये तुम्हारे पास में क्या रहेगा, ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में रहेगा। फिर क्लाइंट तुम्हारे से क्या करेगा, बोलेगा कि भाई तुम्हारा कोड का कवरेज जो है वो 80% होना चाहिए। तो 80% कोड कवरेज लाने के लिए तुम्हारा कोड जो सारे सिनेरियो हैंडल करना चाहिए। तो जब डेवलपमेंट करते समय जो भी उसके पॉजिटिव नेगेटिव सिनेरियो जो भी हो सकते हैं, तो सब कुछ उस कोड को जो है वो कवर करना है सारे सिनेरियो को। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास में क्या है कि कोड कवरेज निकलेगा हमारे पास में। तो ये क्या रहेगा तुम्हारा, ये जो है वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का जो रहेगा यहाँ पर ये पार्ट रहेगा यहाँ पर ये। तो ये सब क्या होगा यहाँ पर, ये क्लाइंट, ये सब हमारे पास में ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है यहाँ पर ये। तो हमको ये सब इंश्योर करना है, सिक्योरिटी लेवल कैसा मेंटेन करना है। अब हमने बहुत अच्छा एप्लीकेशन तो बना लिया, बाद में पता लग रहा है कि हैकर उसको हैक इजीली कर पा रहे हैं। इजीली उनका जो मेलिशियस जो उनकी स्क्रिप्ट है वो क्या हो रही है उसके अंदर इंजेक्ट हो रही है यहाँ पर ये। कि हम लोग लगाने क्या वाले हैं सिक्योरिटी के लिए। तो ये सब क्या है, जो ये सब ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अंदर रहता है ये। कि तुम्हारा कैसा जो रहेगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, कैसे परफॉर्मेंस करेगा ये इतने यूज़र के लिए, तो क्या हमारी इसके लिए प्लानिंग रहेगी ये। तो उसके अकॉर्डिंगली क्लाइंट जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करता है ये, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में ही होता है यहाँ पर ये। फिर 80% कोड कवरेज होना चाहिए तुम्हारे पास में, ये कि सारा के सारा जो वो कोड है वो कवर हो हमारे पास में। तो ये भी क्या है, जो वो है ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का पार्ट है। और देखो और कौन कौन सी इनके नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट निकलती है। परफॉर्मेंस, सिस्टम थ्रूपुट, स्केलेबल। तो एक तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि हमारे पास में जो परफॉर्मेंस जो है वो सही तरीके से आया यहाँ पर ये। तो सिस्टम थ्रूपुट क्या रहेगा यहाँ पर ये, जो है कि यदि यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है हमारे पास में ये, तो वो पर्टिकुलरली जो वो है एक टाइम के अंदर ही हमें हमारे पास में रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास में प्लानिंग क्या है ये परफॉर्मेंस के लिए। तो मल्टीपल यूज़र जब उसको एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो सभी को क्या है रिस्पॉन्स सेम टाइम में आए यहाँ पर ये। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है वो हम लोग ऑटो स्केलिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। जब हम लोग मल्टीपल सर्वर एक साथ में चलाएंगे ये, तो उसका क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। कि
दुनिया में कोई सा भी यूजर यदि कहीं से भी एक्सेस कर रहे हैं तो उसके पास में जो परफॉर्मेंस जो है वो, उसके पास में जो रिस्पॉन्स जो है वो सेम टाइम पे आ रहा है यहाँ पर ही। मैं यहाँ से करूँ या मैं यूएस से करूँ, मेरा जो रिस्पॉन्स है वो सेम टाइम में आना चाहिए यहाँ पर ही। ऐसा नहीं कि अभी आ रहा है, हमारा सर्वर इंडिया में है तो वो अभी आ रहा है, लेकिन सर्वर यूएस में हम लोग यहाँ से कर रहे हैं तो हमारा रिस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है। उसका थ्रूपुट जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए हर टाइप के लिए। तो तुम्हारा उसके लिए क्या प्लानिंग है यहाँ पर, ये तो ये सब क्या है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आता है हमारे पास में ये। फिर स्केलेबिलिटी है, तो वही ये यूज़र यदि बढ़ते जा रहे हैं तो कैसे क्या कर रहा है वो स्केलेबल हो रहा है वहाँ पर ये। फिर एक होता है अवेलेबिलिटी ये, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि जब भी हम लोग सर्वर के अंदर कुछ नई चीज़ डालते हैं तो क्या हमारे पास में क्या है उसका ये कितना क्या है हमारे पास में ये डाउन टाइम आ रहा है यहाँ पर। ये डाउन टाइम मतलब बंद होने का टाइम। जैसे क्या होता है कि आईआरसीटी का एप्लीकेशन जो है वो रात में 1 डेढ़ घंटे के लिए बंद हो जाता है, आधे घंटे के लिए बंद होता है, वो 12 बजे बाद में वो। तो एक डाउन टाइम रहता है जहाँ पर क्या करता है वो डेटा का बैकअप लेता है, वो उनका जो ओल्डर डेटा है उसको क्लीन करता है। क्योंकि जो उनका जो ट्रेन का ट्रेवल हो चुका है वो डेटा को क्या करेगा, वो प्रोसेसिंग डेटा में रखे तो डेटा बेस से वो माइग्रेट करते हैं उसको, वो जो कि जो जिसका वो उस दिन का ट्रेवल हो गया वहाँ पर। ये तो ये क्या करते हैं वो उसके लिए एक डाउन टाइम रखते हैं कि इतने समय के लिए हमारा डेटा माइग्रेट हो रहा है, तो हम लोग उसके लिए इतने टाइम के लिए हम लोग एप्लीकेशन को जो है वो डाउन रखते हैं, वो मेंटेनेंस फेज में रहता है। तो क्या होता है कि जब हम लोग एप्लीकेशन को हम लोग उसके अंदर कुछ नई चीज़ डाल रहे हैं यहाँ पर ये, तो कितने समय के लिए हमारा एप्लीकेशन क्या होगा वो बंद होगा यहाँ पर ये। तो अ, चलो आईआरसीटीसी तो ठीक है, लेकिन ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो है उसके अंदर डाउन टाइम आएगा। मान लो 1 घंटे के लिए रोज बंद होगा तो उनका कितना सारा 1 घंटे का बिजनेस लॉस होगा, क्योंकि एक बार में काफी सारे एक्टिव यूजर रहते हैं इसके अंदर यहाँ पर ये। तो हमें ऐसी स्ट्रेटेजी लगाना पड़ती है कि डाउन टाइम क्या हो हमारे लिए नहीं आए, डाउन टाइम नहीं आए, या आए भी तो एकदम बहुत ही कम टाइम के लिए रहे ताकि उनके बिजनेस लॉस नहीं हो यहाँ पर ये। तो उसकी क्या होती है कि डाउन टाइम नहीं आए, उसकी अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। अभी के समय में तो हमारे पास में डाउन टाइम नहीं आए उसके लिए स्ट्रेटेजी रहती है। जब हम लोग कुबरनेटा क्लस्टर यूज करते हैं उसके अंदर क्या होते हैं अलग अलग टाइप के डिप्लॉयमेंट है, ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट, कैनेडी डिप्लॉयमेंट, अलग अलग टाइप के डिप्लॉयमेंट है। तो ये डाउन टाइम जो है वो भी हमारा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का पार्ट रहता है यहाँ पर ये, कि डाउन टाइम नहीं है उसके लिए क्या हमारे पास में स्ट्रेटेजी है यहाँ पर ये, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी क्या है उसकी, पोर्टेबिलिटी क्या है सिस्टम की, तो हमारा सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मशीन पे काम कर सके। तो यही है बेसिकली यहाँ पर ये जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में। और भी यहाँ पर रहेगा तो हम उसको आगे देख लेंगे यहाँ पर ये। तो ये जो है ये हमारे पास में ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट में ये दो चीज़ें जो है वो हमको इम्पोर्टेंटली कवर करना पड़ती है। तो एक हमारे पास में फंक्शनल रिक्वायरमेंट, एक हमारे पास में नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो फंक्शनल जो होता है वो तुम्हारे बिजनेस पे डिपेंड करता है, बिजनेस लॉजिक। अब यही तो डेवलप करते हैं उसके अंदर जो इतने दिनों से हम कर रहे हैं। तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमको जो भी काम मिलेगा उसके लिए हमको बिजनेस लॉजिक राइट करना है। तो वो सब इसी के अंदर आएंगे, जो भी हमारा आइडिया है, जो भी हमारा लॉजिक है ये हमको यहाँ पर करना है। और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके होता है, वो इंफ्रा को लेके। तो यहाँ पर तुमको ये सोचना है कि वो प्रोडक्ट प्रोडक्ट मार्केट में कैसे सस्टेन करेगा डे बाय डे, जब उसके यूजर इंक्रीमेंट होंगे तब कैसे वो सस्टेन करेगा, उसका सिक्योरिटी किस लेवल का रहेगा उसके अंदर, वो उसका जो कोड रहेगा वो कितना रोबोस्ट रहेगा। जब हम लोग उसको डिप्लॉय करेंगे तो क्या हमारी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी रहेगी जिससे डाउन टाइम जो है वो कम आए यहाँ पर, ये क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो तुम कुछ ऐसा प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट कर दो यहाँ पर ये कि ये सब चीज़ें जो वहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पर, या बैंकिंग का प्रोजेक्ट है और उसमें सिक्योरिटी नहीं रहे,
उसके अंदर ऐसे लूपहोल लगे रहे जहाँ पर क्या हो जाता है कि इजीली जो है वो वहाँ पर कोड ब्रेक हो रहा है, हैकर इजीली क्या कर रहा है उसको एंटर कर पा रहा है वो उसके अंदर, कोडिंग लेवल हमने सिक्योरिटी मेंटेन नहीं करी यहाँ पर ये। तो इसकी प्लानिंग भी क्या है हमसे, ये हमको ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ती है ये तो। ऑब्वियसली बात है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री की अपनी अपनी अलग अलग टीम है, नेटवर्क का टीम है यहाँ पर ये। उनकी टेस्टिंग के लिए अलग अलग क्या है कि उनके खुद के टूल है, उनके खुद के ऑटोमेशन टूल है जो कि क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करते हैं, परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं। तो हम जैसे जे मीटर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जे मीटर के थ्रू हम लोग फेक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। तो हम हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को देखते हैं कि 1000 यूज़र पे कितना कैसा बिहेव कर रहा है, 1 लाख पे कैसा बिहेव कर रहा है, तो हम लोग फेक रिक्वेस्ट क्रिएट करवाते हैं और उसके एप्लीकेशन को परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं ये। अब उसके लिए एक परफॉर्मेंस वाला बंदा होता है वहाँ पर ये, जो कि प्रोडक्ट के लिए डेडिकेटेडली करेगा, उसके सारे सिनेरियो को हैंडल करेगा वो। उस पर वो रेग्रेशन टेस्टिंग करेगा, उसके ऊपर काफ़ी सारा लोड डालेगा सर्वर पे, फिर देखेगा कि ऑटो स्केलिंग कैसे, परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है, इतने यूज़र पे कितना परफॉर्मेंस आ रहा है, इतने यूज़र होगा तो कितनी देर में परफॉर्मेंस आ रहा है, ऑटो स्केलिंग करवाएगा उसके ऊपर वो। तो देखेंगे 4 सर्वर पर जब हम लोड डाल रहे हैं तब क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, तो ये सब एनालिसिस होता है ये। तो ये सब इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवर प्लानिंग, जितना बेटर प्लानिंग रहेगा उतना रोबस्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनेगा। और यदि ये प्लानिंग ये यदि सही नहीं है, जस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेवलपमेंट करे जा रहे हैं, हमने प्लान ही नहीं किया ये, तो बन तो जाएगा लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं करेगा मार्केट में, बिकॉज हमारा प्लानिंग स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पर क्या है, तुम्हारा जो प्लानिंग है वो स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या करेगा, मार्केट में सस्टेन नहीं करेगा। यहाँ पर जो क्वालिटी प्रोडक्ट जो भी आता है मार्केट में वो काफ़ी सारे फेस से होकर आता है। तो इतनी बड़ी बड़ी टीमें जो रहेगी वो इन्हीं कंपनियों के पास में है जो कि ऑलरेडी स्टेब्लिश है। तो वो सब मेंटेन करके चलते हैं, तो उनके प्रोडक्ट रहेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट रहेंगे। स्टार्टअप कंपनी के प्रोडक्ट जो रहेंगे वो हाई रिस्क वाले रहेंगे, चलेंगे तो ठीक, नहीं चलेंगे तो कंपनी हो जाएगी बंद। हजारों कंपनियां ओपन हो रही है, हजारों कंपनियां बंद हो रही है यहाँ पर ये। तो वो किसी ना किसी आइडिया पे काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये। तो अब तुमको चूज करना है कि तुम किस टाइप की कंपनी में जाना चाहते हो। तो मैं तो बोलूँगा सभी का स्वाद लो पहले ही, फिर फाइनलाइज जो है वो किसी ना किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाके बैठ जाओ यहाँ पर ही। तो स्किल डेवलपर रहोगे, अवेयर रहोगे मार्केट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का जो है ये पार्ट है। फिर हम इनको अचीव करने के लिए जो कि हमारे पास में फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, हम लोग इनको हमको क्या करना है, अचीव करना है। तो हम लोग तो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं उसके लिए, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों अच्छे से अचीव हो हमारे पास में ही। तो इस इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके का आर्किटेक्चर फॉलो करते हैं हम लोग यहाँ पर ये। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो होता है हमारे पास में क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जहाँ पर क्या होगा, हमारा जो कहीं ना कहीं पर रहेगा क्लाइंट, मल्टीपल होंगे हमारे पास में क्लाइंट, और कहीं पर रहेगा हमारा सर्वर। तो हम लोग एडवांस जावा से इसी को ही देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये। तो ये क्या होता है कि ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है यहाँ पर ही। ये सबसे बेसिक वाला जो आर्किटेक्चर है हमारे पास में ही, ये हमारा है क्लाइंट, और कहीं पर है हमारा ये एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है ये किसी न किसी सर्वर के अंदर है ये। तो ये तो सबसे बेसिक वाला आर्किटेक्चर हो गया हमारे पास में ही, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब इसी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं हम लोग, उसको फिर हम लोग ब्रेक कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। और इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं ये। तो ये तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास में ये, जहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट को पहले डेवलप करते हैं ये। तो ये जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में हम लोग जहाँ प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो सारा के सारा जो हमारा कोड जो है वो क्या है, सर्वर के ऊपर है यहाँ पर ये। वो सर्वर के ऊपर है यदि वो, तो वो बेसिकली क्या होगा कि वो एक मोनोलिथिक
आर्किटेक्चर की कैटेगरी में आएगा, जहाँ पर सब कुछ क्या है वो क्या एक ही जगह पर है, जो वो प्लेस है। तो हम उसको क्या करते हैं, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर बोलते हैं। या फिर कुछ डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करवाते हैं। और अलग से लेते हैं उसको, ये हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट करवाते हैं उसके लिए। और उसको भी क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारा क्लाइंट रहेगा। और अलग अलग प्रोजेक्ट को हम लोग अलग अलग मशीन पर रखते हैं, अलग अलग मशीन पे रहते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, की जो अलग अलग फंक्शनैलिटी जो हमारे पास में है वो अलग अलग जो है वो यहाँ पर है, अलग अलग मशीन के ऊपर ही है। और वो क्या कर रही है कि मशीनें जो आपस में वो कम्युनिकेट कर रही है यहाँ पर ये। तो ये क्या होता है, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी जो है हम लोग क्या करते हैं उसको अलग अलग मशीनों पे भी रख देते हैं यहाँ पर ये। तो हम लोग उसको बोलते हैं जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर यहाँ पर ये। तो जो हमारा मेन प्रोजेक्ट जो रहेगा वो एक मशीन पर रहेगा, और जो तुम्हारे दूसरे प्रोजेक्ट जो रहेंगे वो दूसरी मशीन के ऊपर रहेंगे, यहाँ पर वो आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे यहाँ पर ये। तो ये अल्टीमेटली जो है क्लाइंट को एक मेन एप्लीकेशन से रिस्पॉन्स आना है, और हो सकता है वो जो मेन एप्लीकेशन है वो दूसरे एप्लीकेशन को भी यूज़ करता हो, ये एज पर द रिक्वायरमेंट। तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर, जहाँ पर क्या है कि मल्टीपल मशीनें आपस में में क्या कर रही कम्युनिकेट कर रही है यहाँ पर ये। तो हर चीज़ के लिए हम लोग यदि अलग अलग सिस्टम बनाए यदि, तो हम उसको एज ए जो आर्किटेक्चर बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। तो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन भी क्या कर रहे हैं आपस में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं ये। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में यदि ये एप्लीकेशन जो है यहाँ पर ये, तो ये एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है यहाँ पर ये। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे वेब सर्विसेज, जब एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर ये। लेकिन जब क्लाइंट से एप्लीकेशन का कम्युनिकेशन हो रहा है, और यदि पेज जो है हमारा यहाँ पर ही बन रहा है यहाँ पर व्यू दिखाने के लिए, तो ऐसे एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं ऐसे वेब एप्लीकेशन, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं पेज को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो अभी अर्लियर जो प्रोजेक्ट थे वो इसी तरीके से थे। तो लाइक हम लोग सर्वलेट के थ्रू यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पेज क्रिएट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, फिर जेएसपी का यूज़ करके रिस्पॉन्स कर रहे हैं यहाँ पर ये। फिर यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में है यहाँ पर ये। तो कुछ काम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे सिस्टम को भी कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग डेटा को प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पर ये। फिर धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि ये हमारा डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर जस्ट एपीआई रिलीज कर रहे हैं, और क्लाइंट के लिए हम लोग एंगुलर रिएक्ट करके अलग से प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये, काम को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर ये। तो ये क्या सब ये बेसिक आर्किटेक्चर है जो कि भी हम लोग देखते आ रहे हैं यहाँ पर ये। तो इसी में से क्या है कि हमारे पास में यदि एप्लीकेशन का स्कोप काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे उसके अंदर मॉड्यूल है हमारे पास में ही। तो बहुत सारे जो मॉड्यूल है उसको हम यदि क्या करेंगे कि यहाँ पर पर्टिकुलरली एक ही एप्लीकेशन के अंदर डालेंगे मोनोलिथिक टाइप के एप्लीकेशन में, तो उसके चैलेंजेस है हमारे पास में सारी के सारे यहाँ पर ही। फिर हम उसको सर्विस ओरिएंटेड में यदि डालेंगे ये, तो सर्विस ओरिएंटेड में वो इतने अच्छे से काम नहीं करेगा वो, बिकॉज यहाँ पर क्या है कि यदि ये सर्विसेज जो है उनके कॉन्टेक्स्ट अलग है, ये एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमारा ये जो है ये यहाँ पर एप्लीकेशन जो है बैंकिंग का है, और हम लोग आधार को वैलिडेट कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो उनके कॉन्टेक्स्ट ही बिल्कुल अलग अलग है। वो एप्लीकेशन उसका एप्लीकेशन नहीं, वो अलग ही एप्लीकेशन है, जो उसका फंक्शनलिटी बिल्कुल अलग है। तो वहाँ पर ठीक है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। लेकिन वो क्या है कि उसी के कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है, जैसे कि ई कॉमर्स का एप्लीकेशन है। अब उसके लिए हम लोग अलग अलग जो है वो हर फंक्शनलिटी के लिए अलग अलग यदि हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में, तो उसके उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं आ रहे हैं।
तो वो उसको हम लोग बोलते हैं बाउंडेड कॉन्टेक्स्ट। तो उनके कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, क्योंकि उसकी फंक्शनैलिटी वो सब ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि क्लाइंट के साइड में हम जो है क्लाइंट के साइड में फिर हम लोग के अलग अलग सर्वर से डेटा लेकर आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। तो अब हमारे पास में जो आर्किटेक्चर आता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ये बोलता है कि तुम जो है जो बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी अलग अलग मॉडल के अलग अलग प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो। तो काफ़ी सारे आर्किटेक्चर होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मोनोलिथिक या माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ही है, और भी आर्किटेक्चर होते हैं। तो जो एंटरप्राइज एप्लीकेशन होता है वो सभी के कॉम्बिनेशन में रहता है, जहाँ जो यूज़ हो जाए। लेकिन हम जो आर्किटेक्चर भी देख रहे हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, ये कस्टमाइजेबल आर्किटेक्चर, ये एज पर द प्रोजेक्ट ये चेंज भी होते रहते हैं, जो जिसको जो जहाँ से यूज़ करना है वो उसको वहाँ से यूज़ कर लो। बट उसका एक जो माइक्रो सर्विसेज का जो कॉमन आर्किटेक्चर है जो कि हमको देखने को मिलता है। या माइक्रो सर्विसेज का जो हमारे पास में कॉमन आर्किटेक्चर है, तो जिसमें कि हमारे पास में क्या है कि ये एप्लीकेशन जो है, तो हर एप्लीकेशन क्या रहेगी, अपने आप में एक जो रहेगी वो प्रोजेक्ट रहेगी। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, ये 3 लेयर के ऊपर हमारा जो प्रोजेक्ट है, तो हमारा ये प्रेजेंटेशन लेयर है, ये हमारे पास में परसिस्टेंस लेयर है, और ये हमारे पास में जो है सॉरी सर्विस लेयर है, हमारे पास में परसिस्टेंस लेयर है। तो माइक्रो सर्विसेज केस में हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर तो रखते ही नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर एपीआई रखते हैं। तो मैं उसको एपीआई लेयर नाम देता हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जस्ट डेटा को प्रोसेस करवाएंगे। यहाँ पर हमारा क्या है, ये सर्विस लेयर है, और यहाँ पर जो है हमारा ये ऐसा है, ये परसिस्टेंस लेयर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में ये एक सिंपल जैसा जो एप्लीकेशन है उसको हम लोग क्या करते हैं, लेयर्स के फॉर्मेट में क्या करते हैं, हम लोग ब्रेक करते हैं यहाँ पर ये अलग अलग। तो ये जो हमारे पास में है कि ये पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट के अंदर अलग अलग लेयर्स है, जो कि हमारे पास में यहाँ जो है ये डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रही है यहाँ पर ये एक। तो मोनोलिथिक के केस में क्या करेंगे हम लोग, सारा के सारा जो है वो एक ही प्रोजेक्ट में डालते जाएंगे। तो सर्विस लेयर जो है, परसिस्टेंस लेयर है, हम लोग एक ही प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर क्या करते जाएंगे, क्रिएट करते चले जाएंगे। ये थोड़ा सा सेपरेट आउट करना है तो फिर वो मेवन का मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट यूज़ कर लो, अलग अलग मॉडल क्रिएट कर लो। बट उसका जो मेन फाइनल आर्टिफैक्ट रहेगा वो एक ही बनेगा हमारे पास में ये। तो एक हमारे पास में ये अप्रोच है, तो सब कुछ एक ही प्रोजेक्ट में डालो, इधर मल्टी मॉड्यूल क्रिएट कर लो या अलग अलग कंट्रोलर बनाओ, कुछ भी करो, सब सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह पर तुम्हारे पास में प्लेस रहेगी। और यहाँ पर एपीआई लेयर से जो तुम्हारा जो क्लाइंट है वो कम्युनिकेट करेगा यहाँ पर। तो इसके चैलेंजेस जो है वो भी हमने देखे कि क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे हमारे पास में, यदि सारी की सारी जगह पे एक जगह पे प्लेस कर लोगे यहाँ पर, ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ऑटो स्केलिंग, और मेंटेलिबिलिटी जो है, कई बग डिफेक्ट आएंगे तो फिर इससे फाइंड आउट करना यहाँ पर जो रहेगा काफ़ी टाइम लगेगा हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बोलता है, तो ये हर एप्लीकेशन को हम लोग जो है उसके जो मॉड्यूल जो हैं, तो हर मॉड्यूल को हम लोग एक सर्विसेज में कन्वर्ट करते हैं, एक अलग से प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एज ए माइक्रो सर्विसेज।
तो माइक्रो सर्विस नथिंग बट ए सेपरेट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन सेपरेट फंक्शनैलिटी। तो अभी जैसे हमने ट्रेवल प्लान एपीआई क्रिएट किया, तो उसको एक प्रोजेक्ट अब मानो कि वो माइक्रो सर्विसेज का एक प्रोजेक्ट है ये। अब उसे ट्रेवल के अंदर तुम दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो जहाँ पर एंड यूजर से इंटरेक्ट करवाओ। तो एक तुम्हारा मॉड्यूल हो जाएगा जो कि जो ट्रेवल एजेंट होते हैं वो एजेंट बेस्ड हो जाएगा। एक मॉड्यूल हो जाएगा वो यूजर बेस्ड हो जाएगा जहाँ पर यूजर क्रिएट करते हैं, जहाँ पर यूजर इंटरेक्ट करते हैं। तो वैसा करेगा हमारे पास में एक प्रोजेक्ट रहेगा जो एक माइक्रो सर्विसेज रहेगा हमारे पास में। तो एक पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी को हम लोग अलग ही यहाँ पर क्रिएट करेंगे यहाँ पर ये। तो ये हमारे पास में एक माइक्रो सर्विसेज सीओ हो गया। फिर दूसरी फंक्शनैलिटी के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम लोग यहाँ पर ये। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास में, वो दूसरा माइक्रो सर्विसेज हो जाएगा। इसलिए जो हम लोग मिनी प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेन फोकस कर रहे हैं वो हम लोग कोडिंग पे कर रहे हैं, कोडिंग स्टैंडर्ड पे कर रहे हैं, लॉजिक पे कर रहे हैं। तो माइक्रो सर्विसेज में भी तुमको क्या करना है, हर प्रोजेक्ट में काम करके वही काम करना है यहाँ पर ये। बट माइक्रो सर्विसेज जो है वो एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को हमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और इंटरव्यू में भी क्या होता है कि माइक्रो सर्विसेज के आर्किटेक्चर पे बात होती है, और माइक्रो सिस्टम के उस इकोसिस्टम को जो हम लोग क्या करते हैं अचीव करते हैं, उसमें क्या क्या हमारे पास में चैलेंजेस होते हैं।